इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें एक जगह को दिखाया जाता है जो कि होता है एक्साइल लैंड। इस जगह पे जितनी भी बिल्डिंग होती है वो एकदम खंडर जैसी होती है। फिर हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जो कि एक एडवर्टाइजमेंट को देख रहा होता है। वो एडवर्टाइजमेंट होता है द लिविंग डेड क्लब, जिसका स्लोगन होता है डेट इज होप हियर। इस फाइट को जीतने के बाद विनर को मिलेगा $3 मिलियन। एमसी उसे देख रहा होता है और कहता है $3 मिलियन, अगर मैं जीत जाऊंगा तो इतने पैसे काफी होंगे वो चीज खरीदने के लिए। तभी एक और बंदा उसके पास आता है और कहता है तुम देख क्या रहे हो। एमसी छिपाते हुए कहता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो यहीं पे बस आराम कर रहा था। वो जो बंदा आया होता है वो उस एडवर्टाइजमेंट को देख रहा होता है। वो कहता है ओ द लिविंग डेड क्लब, डेथ इज होप। ये कैसी बकवास है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कभी भी मरने से तुम्हें कौन सी आशा मिल जाती है, ये एकदम भद्दा है क्योंकि बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए रखा जाता है। वो आगे बताता है कि वो सब हमारे जीवन को एक गेम की तरह मानते हैं और आखिर में हमें यूज करके बहुत सारे मजे लेते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम्हें कोई खराब आइडिया तो नहीं हो गया है या तुम पार्टिसिपेट तो नहीं करने वाले हो ना। एमसी ना की ओर से लाता है। वो बंदा बोलता है ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, ये भूलना मत, मैंने कितने ज्यादा मुश्किलों से तुम्हें पाला है। एमसी कहता है भाई द वे तुम्हें सप्लाईज मिल गया क्या। वो बंदा बताता है हाँ मिल गया, आज रात को हम बहुत ज्यादा मजे से खाएंगे। और वो सप्लाईज को दिखाता है। वो कहता है यहाँ पे देखो। एमसी सप्लाईज को देखकर खुश हो जाता है। तभी उसकी नजर उसके प्रोस्टेट हैंड पे जाती है। वो कहता है ब्रायन का हाथ वो पूरी तरह से सड़ चुका होता है और जो प्रोस्टेट हैंड होता है वो भी एकदम खराब होता है। वो सोच रहा होता है हम लोग अब जार डिजाइन नहीं कर सकते हैं, मुझे इसके लिए दूसरा हाथ चाहिए होगा। तभी जो ब्रायन होता है वो अपने खाने को छुपा लेता है और कहता है अगर किसी ने देख लिया तो हम लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, जल्दी हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वो एमसी को घसीटते हुए अपने घर पे ले जाता है। एमसी कहता है ठीक है। फिर हम लोग दो बंदों के फाइट को देखते हैं। एक बंदा कह रहा था नहीं ये मेरा है, दूसरा बंदा बोलता है ये मेरा है, मुझे लेने दो। बूढ़े आदमी तुम इसे कैसे खाओगे, तुम्हारे पास तो दांत ही नहीं है। और वह उस बूढ़े आदमी को पीछे की ओर ढकेल देता है। वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो जमीन पे जाके लगता है और इस बंदे ने उससे खाना लिया होता है। वो कहता है चुपचाप नर्क में चल जाओ, तुम फालतू में ही सप्लाईज को वेस्ट कर रहे हो, समझ गए, तुम्हें बस मरने का इंतजार करना चाहिए। और जो आदमी ने खाना को छीना होता है वो ट्रक पे चढ़ के वहां से जा रहा होता है। वो बूढ़ा कहता है नहीं प्लीज उसे मत ले जाओ, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। जिस आदमी ने खाना छीना होता है वो कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। और वो सप्लाईज को पीछे रख देता है। वो कहता है आज हम लोगों ने बहुत ज्यादा सप्लाई ले लिया है, अब हमें घर चलना चाहिए। ये सब चीज एमसी और ब्रायन देख रहा होता है। एमसी कहता है ऐसा लग रहा है ये रास्ता भी अब सेफ नहीं है, ब्रायन हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। ब्रायन कहता है रुको और वो उस बूढ़े आदमी को देखना स्टार्ट कर देता है। एमसी कहता है ब्रायन अब ये मत करना कि तुम दोबारा से उसकी मदद करना चाहते हो। ब्रायन अपने पास में से उस सप्लाई को निकालता है और उस बूढ़े की ओर फेंक देता है। वो कहता है उसे पकड़ो। उस बूढ़े को कुछ समझ में नहीं आता है लेकिन वो उस सप्लाई को ले लेता है। ब्रायन कहता है जल्दी से लो और घर चले जाओ, और किसी ने देख लिया तो तुम फिर से मुसीबत में फंस सकते हो। वो बंदा उस खाने को लेता है और वहां से भाग जाता है। एमसी बताता है कि यही है एक्साइल लैंड, यहाँ पे लोग खाने के लिए तरसते हैं। जो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते वो सब बस इंतजार करते हैं मरने का। ब्रायन उसे खाने देने के बाद कहता है चलो हमें भी अपने घर जाना चाहिए। फिर हमें उस बूढ़े आदमी का सीन दिखाया जाता है। वो बूढ़ा आदमी अपने घर की ओर जा रहा होता है। तो बीच रास्ते में दो आदमी उसे देख लेते हैं। वो कहते हैं हम लोग ने देखा था, तुम्हारे पास अब भी खाना है ना। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को देखे पूरी तरह से डर जाता है। वो दोनों कहते हैं ठीक है वो खाना हमें दे दो अगर तुम्हें मरना नहीं है तो। फिर एमसी बताता है कि इस एक्साइल लैंड में ना ही इंसानियत होती है, ना ही दयालुपन, और ना ही तुम किसी पे भरोसा कर सकते हो। सभी लोग बस खाना के लिए फाइट करते हैं और कुछ भी नहीं। हम उन दो दरिंदों को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा तेजी से हंस रहे होते हैं। ये जो जगह है ये एकदम बकवास है, जहाँ पे कोई भी नहीं रहना चाहता है। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि कहता है ब्रायन तुमने दोबारा से अपने खाना को उसे दे दिया है, आज रात को हम लोग क्या खाएंगे। ब्रायन कहता है कि आधा हम लोग के लिए काफी होगा, हम लोग का पेट भर जाता है और बाकी का जो रहेगा वो कल के लिए बच जाएगा, समझ गए। एमसी कहता है नहीं इस भूखे सर का तुम हीरो बनना चाहते हो ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो ब्रायन होता है वो बोलता है मून मेरे प्यारे दोस्त प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो। एमसी कहता है तुम दोबारा से यही कर रहे हो, अगली बार से ऐसा मत करना। फिर एमसी बताता है कि हम लोग जो कि यहाँ पे रहते हैं उन सबको गॉड ने पूरी तरह से अबैंडन कर दिया है और गॉड हम पे एक बार भी नहीं देखते हैं। ब्रायन और एमसी अपने घर पे आ गए होते हैं। एमसी अपने सप्लाई को कहीं पे रहता है और कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जुरिडिक्शन एरिया में जाऊँ। जब तुम्हें एक नया प्रोस्टेट हैंड मिल जाएगा तब तुम भी अप्लाई कर सकते हो एक काम करने के लिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पे चल जाएंगे तब हम लोग एक दूसरे को ज्यादा नहीं देख पाएंगे, हम लोग को अपना काम ही करना होगा। और वो पूछता है ब्रायन क्या तुम मुझे सुन रहे हो। फिर वो ब्रायन को देखता है जो कि अभी सो गया होता है। वो सोचता है कि कुछ ज्यादा ही जल्दी सो जाता है। वो अपने दोस्त के पास जाता है और वो अच्छे से अपने दोस्त को चारों उड़ा देता है। फिर उसकी नजर उसके हाथों पे जाती है जो कि उसका प्रोस्टेट हैंड होता है। वो उसके हाथ को उठाता है और उससे एक फैसला का सीन आ जाता है। हम देखते हैं वो दोनों बच्चे होते हैं। ब्रायन कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊं। एमसी कहता है मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं वहाँ पे जाऊंगा, अब बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम्हें बस यहाँ पे इंतजार करना होगा। और वो वहाँ से जाते हुए कहता है तुम बस मेरा इंतजार करो मैं आ रहा हूँ, और बाय कह के वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं ब्रायन वहीं पे एमसी का वेट कर रहा होता है। तभी अचानक से ही एक हाथ उसके पास आता है और उसे पकड़ के कहीं पे खींच लेता है। फिर हम थोड़ी देर बाद सीन देखते हैं जहाँ पे एमसी सप्लाई लेके आ गया होता है। वो कहता है ब्रायन मैंने ले लिया है, आज हम लोग को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तभी वो ब्रायन को देखना स्टार्ट करता है। उसे ब्रायन कहीं पे भी नहीं दिख रहा होता है। तभी अचानक से ही एक अंधेरे गली में से किसी को मारने की आवाज आती है। एमसी उधर देख रहा होता है। वो पूछता है ब्रायन क्या तुम वहाँ पे हो। तभी वो किसी चीज को देखता है और उसके हाथ में जो सप्लाई होती है वो नीचे गिर जाता है। हम देख पाते हैं ब्रायन की हाथ पूरी तरह से खराब होती है। वो कहता है मून मुझे बचा लो। हम देखते हैं कि एक इंसान ब्रायन को मार दिया होता है और उसके एक हाथ को काट दिया होता है। वो कहता है तुम्हें भी इसका हाथ चाहिए क्या, ये बहुत ज्यादा ही टेस्टी है।
और वो एमसी को ब्रांड का हैंड ऑफर कर रहा होता है खाने के लिए। एमसी ये देख के पूरी तरह से टूट गया होता है, उसके आंसू निकल रहे होते हैं और वो जोरों से चिल्लाता है। फिर हम लोग प्रेजेंट के सीन में आते हैं। वो कहता है कि अगर मैंने ब्रांड को उस दिन अकेला नहीं छोड़ा होता तो ये दिन नहीं आता और जो फ्यूचर होता वो पूरी तरह से डिफरेंट होता। उसकी आंखों में आंसू आ गया होता है। वो अपने बेड पे बैठ जाता है और कहता है, ब्रांड तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारा हाथ लेके आऊंगा, सुबह होने से पहले मैं वापस लौट जाऊंगा। और वो अपने शटर को उठाता है और वहां से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शहर को दिखाया जाता है जो कि होता है हेवनली सिटी। हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में जो पावर है उन्हें रैंक किया जाता है रिंग्स के द्वारा। फिर हम दो शहर को देख पाते हैं, एक होता है गवर्नड एरिया और दूसरा होता है एक्साइल लैंड। एक्साइल लैंड वही जगह है जहाँ पे एमसी अभी रह रहा होता है, और जो दूसरा जगह है जो कि पूरी तरह से मॉडर्न है और वहाँ पे अच्छे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऐसा शहर है जिसके बारे में एमसी भी बात कर रहा होता है, जहाँ पे ब्रांड को काम करना चाहिए। हमें बताया जाता है कि हर बच्चे को 8 साल होते ही एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि होता है पावर का टेस्ट, और उनके लेवल के हिसाब से उन्हें अलग अलग रिंग दिया जाता है। उनके रिंग में उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ पावर लेवल चेक किया जाता है। जो रिंग है वो 5 कलर में होती है, जो कि है सुपर यानी कि गोल्ड, दूसरा है एडवांस यानी कि सिल्वर, उसके बाद है मीडियम, उसका कलर ब्रॉन्ज, बिलो मीडियम उसका कलर है ग्रे, और सबसे ज्यादा खराब वो है ब्लैक, जिसे हम लोग कहते हैं द इविल लेवल। फिर हम लोग देखते हैं एक जगह को जहाँ पे सभी लोग एक चेकिंग करवा रहे होते हैं। एक बंदा होता है, इतना भी बुरा नहीं है, अब अगली बारी हम देखते हैं, अगली बारी एमसी की होती है। एमसी सोच रहा होता है अभी मेरी बारी है, और जो आदमी चेक कर रहा होता है वो एमसी के रिंग को चेक करता है। जैसे वो एमसी के रिंग को चेक करता है वहाँ पे एक एरर आ जाता है। वो आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है। वो पूछता है एक एरर अलर्ट। एमसी बताता है हाँ, ये जो प्रॉम्प्ट है वो बार बार मेरे पे आता है जब भी मैं सप्लाईज के लिए आता हूँ, ये सालों से हो रहा है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो हमेशा ही मुझे एंटर करने देते हैं। जो बंदा चेक कर रहा होता है वो पूछता है क्या ये पहले भी हुआ है? दूसरा आदमी बताता है मुझे नहीं पता है और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन सतर्क रहना, ये बंदा जब भी गवर्न एरिया में जाए तब हमें ध्यान रखना चाहिए। जो बंदा चेक कर रहा होता है वो कहता है मुझे दोबारा से चेक करना चाहिए। दूसरा बंदा बोलता है ठीक है, और वो बंदा दोबारा से चेक कर रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है जहाँ पे एक बंदा कह रहा होता है लाइन से हट जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। एमसी उसकी बातों का जवाब नहीं देता है। इस कारण जो पीछे वाला बंदा होता है वो एमसी को एक जोरदार पंच मारता है। वो कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो गए हो? दूर से सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं उस बंदे को हो क्या है, वो इतनी जल्दी गुस्सा में कैसे आ सकता है। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि पीछे मुड़ता है और बहुत ज्यादा गुस्से में उस बंदे को देख रहा होता है। वो बंदा एमसी का इस चेहरे को देख के कहता है तुम्हारे चेहरे से क्या कमीने, तुम क्या करना चाहते हो? एमसी दोबारा से आगे मुड़ जाता है और कहता है क्या आप दोबारा से चेक कर सकते हैं, तो मुझे पार्टिसिपेट करना है। तभी जो पीछे वाला बंदा होता है वो एमसी पे एक किक मारता है। एमसी उसे आराम से डॉज कर लेता है और कहता है मुझे एक गेम में पार्टिसिपेट करना है। और हम उस बंदे को देख पाते हैं क्योंकि एमसी पे अटैक कर रहा होता है, जो कि बहुत ज्यादा ही फनी सिचुएशन में आ गया होता है। स्कैन करने वाले बंदे उसे देखते हैं और कहते हैं ये जो बंदा है वो इतना भी बुरा नहीं है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ मैं एग्री करता हूँ, इसे जाने देते हैं। दूर से एक बंदा सिगरेट पीते हुए एमसी को देख रहा होता है, वो भी कुछ नहीं कहता है। फिर हम लोग पीले वाले बंदे को देखते हैं जो कि कहता है कमीने तुमने आज जो किया है उसका मैं बदला लूंगा, ऐसा लग रहा है मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया है। तभी वो अपने पीछे से एक चाकू को निकालता है। उतने में ही एमसी का जो चेकिंग होता है वो कंप्लीट हो जाता है। चेक करने वाला बंदा बोलता है मैंने तुम्हारे आईडी इन्फॉर्मेशन को री अपलोड कर दिया है, तो अब बस में जा सकते हो। एमसी कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दूसरा चेक करने वाला बंदा होता है वो पीले बाल वाले बंदे को रोक लेता है। वो कहता है कि अभी ज्यादा देर नहीं हुआ है, तुम इसे गेम में भी मार सकते हो। जो पीला वाला बंदा होता है वो सोच रहा होता है ये खुद ही मीडियम पे है और मुझे राय दे रहा है, क्या ही अजीब बात है। दूर से यह सब चीज एक बंदा देख रहा होता है। वो कहता है वो सब अंधा हो गए हैं क्या, उन्होंने मुझे हटा दिया है और एक पतले बंदर को ले लिया है, तुम लोग देख के बता सकते हो मैं उससे बेहतर ही हूँ। दूसरा बंदा जो कि वहीं पे बैठा होता है वो कहता है जो गेम है वो तभी मजेदार होती है जब वहाँ पे कमजोर और ताकतवर लोग दोनों होते हैं। सोचो जब ये हैंडसम सा कमजोर बंदा मार खाएगा तब सभी को कैसा लगेगा। वो जो पल होने वाला है वो कुछ ज्यादा ही इंजॉयमेंट का होने वाला है और उनकी जो टीआरपी होगी वो एकदम हाई हो जाएगी। दूसरा बंदा बोलता है हाँ ये तो बहुत ज्यादा ही मजेदार होने वाला है, हाँ मैं वेट ही नहीं कर सकता हूँ, मैं वेट ही नहीं कर सकता हूँ उसे देखने के लिए जब ये बंदा पीटेगा। तभी जो बंदा सिगरेट पीता होता है वो कहता है तुम लोग बहुत ज्यादा इडियट हो। जिन बंदे के पास पावर नहीं है उन्हें एविल लेवल दिया जाता है और एकदम कचरे की तरह ट्रीट किया जाता है। ये बात सुन के जो आसपास में बंदे होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो बंदा अपने सिगरेट को खत्म करता है और वहां से जाते हुए कहता है तुम लोग को बहुत ज्यादा लकी महसूस होना चाहिए क्योंकि तुम लोग को जीने के लिए थोड़ा और टाइम मिल चुका है। अगर तुम लोगों को यहाँ पे चूज कर लिया जाता तो तुम लोग मारे जाते रहो। ये बात सुन के बगल वाला बंदा बोलता है तुमने अभी अभी क्या कहा? दूसरा बंदा बोलता है तुम भी एक ऐसे बंदे हो जिसे एलिमिनेट कर दिया गया है और नहीं चूज किया गया है, तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो? जो बंदा सिगरेट पी रहा होता है वो बोलता है मैं तो बस यहाँ पे सिगरेट पीने आया था और कुछ भी नहीं। दूसरा बंदा बोलता है तुम्हें जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है तुम्हें यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया है और तुम यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हो। तभी वो बंदा हंसता है और कहता है तुम्हें अभी तक कोई आइडिया नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है मैंने ज्यादा गेम्स नहीं जीते हैं, मुझे और भी ज्यादा गेम्स जीतने चाहिए। और वो अपने बाल को ठीक करता है और कहता है अब कैसा है? उसके चेहरे को देख सभी लोग चौंक जाते हैं। वो कहते हैं इस बंदे के पास ही लगातार जीतने का रिकॉर्ड है, ये है नील। हम देख पाते हैं नील को जिसका पूरा नाम नील हडसन होता है। ये बंदा 40 साल का है और ये लगातार 8 बार गेम ऑफ किंग्स का विनर रह चुका है।
चेक करने वाले बंदे बोलते हैं नील तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, अगर तुम इस बस को मिस कर दोगे तो तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं होगा। नील कहता है हाँ मैं समझ गया हूँ, और वो उस बस में एंटर कर जाता है। वो कहता है कि तुम लोग को अपने सर्वाइवल के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि तुम लोग अभी जिंदा हो। ये जो बस है वो मौत की ओर ले जाती है जहाँ से कोई भी नहीं निकल सकता है। फिर हम लोग गवर्न एरिया का सीन देखते हैं। वहाँ के सिस्टम लाइब्रेरी में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कंप्यूटर पे कुछ सर्च कर रहा होता है। वो एक चीज को देख के अपने चेयर से उठ जाता है और हंसते हुए कहता है ये आंखें बिल्कुल उसकी तरह है। हम देखते हैं वो बंदा एमसी के प्रोफाइल को देख रहा होता है। वो कहता है चाइल्ड ऑफ गॉड, क्या ये हो सकता है? फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि बस में बाहर का नजारा देख रहा होता है। वो सोचता है कि जब तक मैं सुबह से पहले आ जाऊंगा तब तक ब्रायंट को कुछ भी नहीं पता चलेगा। अगर मैं थोड़ा भी लेट हुआ तो ब्रायंट मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा होगा। वो पूछेगा मैं कहाँ पे था, और वो इमेजिन कर रहा होता है ब्रायंट को, जिससे वो डर जाता है। वो कहता है शायद वो मुझे पीट भी सकता है, मुझे डर भी लग रहा है, मैं तो उसके पंच को डॉज भी नहीं कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जो पीले वाला बंदा होता है वो एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। एमसी अपने शरीर को नीचे करता है और उसके हाथों पे अटैक करता है, जिससे जो उसके हाथों में चाकू होता है वो ऊपर जाके लगता है और अचानक से ही एमसी बाहर निकलता है। सभी लोग बस में उसे देख रहे होते हैं और कहते हैं वे लोग दोबारा से फाइट कर रहे हैं। नील की नजर भी एमसी पे जाती है। तो जो पीले वाला बंदा होता है वो कहता है ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है, अगर तुम आराम से ही मर जाते तो मुझे बहुत ज्यादा ही बोरियत महसूस होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब तुम मजेदार मौत मरने वाले हो, गेम से पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एमसी उस बंदे को देखे जा रहा होता है और सोचता है नहीं, मैं अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, अभी तो गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, मुझे जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा, उसके बाद मैं गेम में इसे निपट लूंगा। तो ये रुक जाता है और सोचता है नहीं, अगर मैंने यहाँ पे फाइट किया तो सभी को मेरे स्किल का पता चल जाएगा और सभी लोग मुझे ही टारगेट करेंगे गेम में, मुझे क्या करना चाहिए। तभी दूसरा बंदा आके उसे खत्म कर देता है। एमसी उसे देखता ही रह जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जो ड्राइवर होता है वो कहता है नील तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है, उसे अपने ही पास रखो जब तक मैच नहीं स्टार्ट हो जाता है। नील कहता है हाँ इसे मुझ पे छोड़ दो, ये बहुत देर तक नहीं जगेगा। एमसी उसे चौंकते हुए देख रहा होता है और सोचता है सिर्फ एक ही पंच में उसने उस बड़े इंसान को खत्म कर दिया है, वो जो बंदा है वो इतनी जल्दी नहीं जगने वाला है। और एमसी नील से कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोच रहा होता है अगर मैं मैच में इससे फाइट करूंगा तो मेरे पास थोड़ा भी चांस नहीं है जीतने का। नील कहता है तुम अपने ओपोनेंट को थैंक यू कह रहे हो, तुम सही में एक नए बंदे हो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम पहले गेम में मुझसे नहीं मिल सकते हो जब तक तुम आधे आधे गेम को जीत नहीं जाते हो, अगर तुम आधे आधे गेम को जीत गए तब तुम मुझसे मिल सकते हो। एमसी कहता है ऊपर, तभी जो चाकू होता है वो नील पे जाके लगता है। फिर हम देखते हैं कि जो बस है वो टनल में एंटर करती है और जैसे वो टनल के बाहर आती है तभी वो सब जुरिडिक्शन एरिया में पहुंच जाते हैं जो कि गवर्नड एरिया भी होता है। एमसी वहां के नज़ारे को देख के बहुत ज्यादा ही खुश होता है। वो कहता है वाह ये नज़ारा मैंने सोचा भी नहीं था, ऐसा जो जगह है वो धरती पे एग्जिस्ट भी करता होगा। मैं हमेशा से ही एक आइलैंड में रहा हूँ जहाँ पे सब कुछ एक खंडर के बराबर ही है, लोग खाने के लिए फाइट करते हैं, जहाँ पर तुम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हो, इंसानियत तो जैसे खत्म ही हो चुकी है। और बहुत ज्यादा खुश होते हुए वहाँ के नज़ारों को देख रहा होता है। वो बताता है कि यहाँ पे अपर टेंट रहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं गवर्नड एरिया। बस एक स्टैचू के सामने आके रुक जाती है और हम लोग नील को देखते हैं जो कि पीले बाल वाले बंदे को मारे जा रहा होता है। और एमसी एक स्टैचू को देखते हुए कहता है ये कितना ज्यादा कूल है। हम देखते हैं वो स्टैचू बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल लिए जा रहा होता है। तभी कोई बंदा बोलता है जल्दी करो हम लोग को रिंग में जाना होगा, और हम लोग को रिंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जितना भी सीट होता है वो पूरी तरह से भर गया होता है, सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं फाइट के लिए। एंड सभी चीज को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है तभी उसकी नजर एक चीज पे जाती है। हम देखते हैं कुछ लोग बहुत सी बॉडी को लेकर कहीं पे जा रहे होते हैं। एमसी बताता है कि वो सब ऐसे पार्टिसिपेंट है जिन्हें मार दिया गया है। वो बंदा उन सब पार्टिसिपेंट को लेकर एक जगह पे आ जाता है और उन पर से कपड़ा हटाता है। वो कहता है बहुत ज्यादा ही खून है, ये सब कितने ज्यादा गंदे हैं, और वो अपने पैरों से किसी चीज को दबाता है जिससे सामने का गेट होता है वो खुल जाता है और वो बंदा सभी बॉडी को एक कचरे की तरफ फेंक देता है अंधेरे में। एमसी बताता है वो सब एक कचरे हैं जिन्हें अंधेरे में फेंका जा रहा है, उसके अलावा वो सब कुछ भी नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं एक असिस्टेंट बोल रहा होता है यंग मास्टर जो प्रोफेसर का दिन था वो आ चुका है। जो यंग मास्टर होता है वो बाहर निकलते हैं। असिस्टेंट कहता है हम लोग को वहां जाना चाहिए। फिर हम लोग को प्रिपरेशन रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पूरी तरह से शांति होती है और वहाँ का जो माहौल होता है वो पूरा तरह से डिप्रेस्ड होता है। एमसी बताता है कि इस बंदे के पास चाकू है और जो बाकी के दो बंदे बचे हैं उनके पास स्टिक्स है, तो दूसरी तरफ मैं हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपने हाथों से फाइट करेगा, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर हमें यहाँ के रूल्स के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे 7 प्लेयर्स है और सिर्फ 6 वेपन्स है, और किस बंदे को वेपन मिलेगा ये डिसाइड किया जाता है ऑडियंस के द्वारा। ऑडियंस डिसाइड करेगी कि कौन बंदा जीतेगा और उसके विनिंग परसेंटेज से उसे वेपन दिया जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को 30.6% विनिंग परसेंटेज मिला हुआ है और एमसी को 1.2%। जितना ज्यादा तुम ऊपर जाओगे उतना अच्छा तुम्हें वेपन मिलेगा, और जिस बंदे के पास सबसे लोएस्ट विनिंग परसेंटेज होगा उस बंदे को सिर्फ हाथों से फाइट करनी होगी। हम एमसी को देखते हैं जो कि अपना कंपोजर कैसे भी करके बनाए रखा होता है। वो सोचता है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी लोग उस बंदे को देखेंगे जिसके पास हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज है, मुझ पर कोई भी ध्यान नहीं देगा, मेरा तो 1.2% है। तो उसकी नजर नील पे जाती है। वो दोनों अपना आई कांटेक्ट करते हैं। एमसी उसे जाते हुए देख रहा होता है और सोचता है ये अच्छा है कि मैं इसे कभी भी नहीं टकराऊंगा, ये बंदा बहुत ज्यादा ही ताकतवर है, अगर ये मेरे साथ एग्जाइल लाइन में होता तो मेरा जो जीवन होता वो बहुत ज्यादा ही अच्छा होता। क्या मैं इससे जल रहा हूँ? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। और भाई इसके बाद अभी भी समय है इसे घूरने के लिए। भाई तू
अपने फाइट के बारे में सोच। तभी अचानक से ही एमसी के पास एक बंदा आता है और कहता है क्या तुम नील को जानते हो? एमसी उसे देख के पूरी तरह से चौंक जाता है। वो बंदा पूछता है मैं तुम्हें से पूछ रहा हूँ नंबर 4। हम देखते हैं जो बंदा वहाँ पे आया होता है उसका विनिंग परसेंटेज 30.5 होता है। वो पूछता है क्या तुम नील को जानते हो? एमसी कहता है नहीं। वो बंदा बताता है तो फिर क्यों नील ने तुम्हारी मदद की बस में? तुम्हें क्या लग रहा है नील एक दयालु पर्सन है? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं है। शायद तुम अपने पहाड़ को छिपा रहे हो या कुछ ऐसा ही, क्योंकि मैं जहाँ तक नील को जानता हूँ वो हमेशा ही ताकतवर दोस्त बनाता है। एमसी को कुछ समझ में नहीं आता है और कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे पास तो वेपन है ही नहीं। वो बंदा एमसी और करीब आ जाता है और कहता है अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलो, क्योंकि जो भी लोग मुझसे झूठ बोलते हैं मैं उन्हें खत्म कर देता हूँ। और हम देख पाते हैं उस बंदे ने एमसी पे गन रख दिया होता है। एमसी सोच रहा था रुको ये मुझे गेम से पहले ही डरा रहा है। तभी वहाँ पे अलार्म बज जाता है और जो होस्ट होता है वो बोलता है गेम अब स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग होस्ट की आवाज़ों की ओर देखते हैं और बहुत ज़्यादा ही क्रीपी स्माइल दे रहे होते हैं। और 30.5% वाला बंदा एमसी से कहता है गुड लक। तभी सभी लोग स्टेज पे जाने के लिए तैयार होते हैं। अचानक से ही वहाँ पे 2 गार्ड आते हैं और कहते हैं ऑडियंस के एंजॉयमेंट के लिए तुम लोग को यह पहनना होगा, उसी के बाद तुम लोग स्टेज पे जा पाओगे। वो अपने हाथ में एक चीज को दिखाता है। सब लोग उसे देखते हैं और कहते हैं एक मिनिएचर फॉर्म। 30.5% वाला बंदा बोलता है तुम लोगों के पास बहुत जायंट ट्रिक है। पीछे एक बंदा डरा होता है और कहता है मुझे इसके बारे में बताया नहीं गया था। वो गार्ड बोलते हैं इसे एक स्पेशल गिफ्ट समझो और पहन के स्टेज पे चले जाओ। एमसी उस बॉम्ब को लेता है और लगाते हुए कहता है क्या अब मैं जा सकता हूँ? गार्ड कहते हैं हाँ हाँ अब तुम जा सकते हो। तभी एमसी उस रिंग में एंटर कर जाता है। उसे सभी लोगों की चीखने की आवाज आती है। वो कहता है कि इस भीड़ में एक्साइटमेंट के बीच में ही एक फाइट होने वाली है। तभी होस्ट चिल्लाते हुए बोलता है यहाँ पे सिर्फ एक ही सर्वाइवर होगे, पूरे गेम में आप सभी को खेलना है, लेकिन जो जीतेगा वो ही बचेगा। जितने लोग चाहो उतने लोग को तुम मार सकते हो जब तक काउंटडाउन खत्म नहीं होता है। हम देते हैं जो काउंटडाउन है वो 15 मिनट का है और यहाँ पे 7 लोग हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7। सभी लोग रिंग के अलग अलग कोने में आ जाते हैं। होस्ट कहता है और किसी ने भी दया दिखाए तो वो बंदा बॉम्ब से मारा जाएगा। समझ गए? फिर हम लोग एक प्रिपरेशन रूम का देखते हैं जो कि गेम ऑफ किंग के लिए होता है। वहाँ पे सभी लोग बात कर रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है इसमें पहले कौन हारेगा? एक बंदा बोलता है नंबर 4। उस बंदे के पास वेपन भी नहीं है और साथ ही साथ जो नंबर 5 है वो उसी की ओर देख रहा है। ऐसा लग रहा है पहले वही हारेगा। एक और बंदा बोलता है हाँ नंबर 4 पे मैं 10 से लगा रहा हूँ। दूसरा बंदा होता है मैं भी। और मैं बता दूं जो नंबर 4 है वो एमसी ही है। सभी लोग उस फाइट को देखना स्टार्ट करते हैं और 2 मिनट में ही सबको कुछ अजीब लग रहा होता है। वो कहता है ये थोड़ा सा अजीब है और हम लोग नील को देखते हैं जो कि स्माइल करता है। फिर हम लोग फाइट में आते हैं जहाँ पे एक बंदे का जो वेपन होता है वो अटका हुआ होता है। वो सोचता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम देखते हैं उसने एमसी पे अटैक किया होता है। वो बोल रहा होता है ये बंदा इतने आसानी से मेरे सभी अटैक को डॉज कर पा रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो दोबारा से अपने वेपन को छुड़ाता है और एमसी पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है इतना काफी नहीं होगा और वो बार बार एमसी पे अटैक किए जा रहा होता है। एमसी अपना स्पीड का यूज करते हुए सभी अटैक से बचे जा रहा होता है। वो कहता है तुम बहुत ज्यादा ही स्लो हो। ये सुन के वो बंदा फिर से अंधाधुंध एमसी पे अटैक कर रहा होता है। एमसी सोचता है मैं इसे कभी भी हरा सकता हूँ और एक जोरदार पंच उसे चेहरे पे मारता है। सभी लोग इस फाइट को देखते हैं और कहते हैं इस बच्चे का जो रिफ्लेक्स है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं क्योंकि अपने हाथों की ओर देख रहा होता है। वो कहता है ओह मेरा हाथ बहुत ज्यादा ही दर्द कर रहा है, मैं अपने पूरे पावर का भी रिलीज नहीं कर सकता हूँ। फिर हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जिसे एमसी ने अभी पंच मारा होता है। वो कहता है क्या मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं हो रहा है? एमसी हंसते हुए बोलता है तुम्हारी जो चमड़ी है वो कुछ ज्यादा ही मोटी है। वो बंदा होता है बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर उसके पीछे जब आ जाती है कौन इसे मारने वाला है? जो पीले वाला बंदा होता है वो उसके गर्दन पे चाकू रख देता है। कहता है वह बंदा मेरा है और वो एक पल में ही उसे खत्म कर देता है। एमसी उसे देखता है और कहता है ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे इससे बच के रहना होगा। जो नंबर 2 है वो अपने चेहरे पर से खून को साफ करता है और कहता है तुमने बस में मुझे मूर्ख बना दिया है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। कौन मुझसे अब बदला लेने वाला है? कोई भी नहीं। फिर हम लोग स्कोर बोर्ड पे देखते हैं जहाँ पे जो नंबर 5 और नंबर 7 है वो एलिमिनेट हो चुका है और अभी सिर्फ 10 ही मिनट बचे हैं। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि रोते हुए और चिल्लाते हुए कहता है मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं इस फाइट में नहीं खेलना चाहता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, मुझे कोई बोनस वोनस भी नहीं चाहिए, प्लीज बाहर निकाल दो प्लीज। बाहर से 2 गाड़ी से देखते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। वो बंदा अब भी रोई जा रहा होता है। वो कहता है प्लीज दरवाजे को खोल दो, मुझे बाहर जाना है, मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तभी एक जो गार्ड होता है वो एक बटन को दबा देता है जिससे जो बॉम्ब होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है। इस चीज को देखकर जो पीछे वाला बंदा होता है वो जोरों से चिल्लाता है। ये सब नजारा 30.5% वाला बंदा भी देख रहा होता है। भाई मैं बार बार 30.5 क्या बोल रहा हूँ, मुझे नाम ही नहीं पता इसे। यही कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कौन बंदा बोल रहा है। जो 30.5% वाला बंदा होता है वो कहता है सभी आगे उन सा पर ही है, मैं अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसकी नजर एक बंदे पे जाती है। वो कहता है ओह वो मारा गया है और उसे गर्दन में से एक बॉम्ब को निकाल लेता है। फिर हम लोग एमसी के बैटल पे आते हैं। जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो एमसी पे बार बार अटैक किया जा रहा होता है, लेकिन एमसी सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है अपने स्पीड से। एमसी सोचता है कि ये बहुत ज्यादा ही फास्ट है, सही सब बहुत ज्यादा ताकतवर भी है, मुझे पता था, बस में ये अपने पावर को होल्ड बैक किया जा रहा था। फिर हम एमसी को देख पाते हैं इतने बार डॉज करने के बाद भी उसे बहुत सारे अटैक लग गए होते हैं और उसे दर्द हो रहा होता है। वो सोचता है कि अगर मैं ऐसा ही डॉज करते रहा तो मेरी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी और मेरे पास समय भी नहीं है।
मुझे क्या करना चाहिए ब्रायंट। फिर हमें एक फैसला का सीन दिखाया जाता है। एमसी कहता है इस एग्जैक्ट में जीने के लिए मैं और ब्रायंट बार बार प्रैक्टिस करते थे। हम देखते हैं कि ब्रायंट और एमसी वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। ब्रायंट उसे बार बार मारे जा रहा होता है और एमसी हर अटैक को डॉज किया जा रहा होता है। एमसी बताता है कि ब्रायंट और मैंने एक बार भी आराम नहीं किया, हम लोग बार बार ट्राई करते थे। फिर हम ब्रायंट को देखते हैं जो कि थक गया होता है। वो कहता है तुम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हो मून, मैं पहले तुम पे बहुत ज्यादा ही पंच मार पाता था लेकिन अभी मैं तुम्हें छू भी नहीं पा रहा हूँ। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही थका होता है। ब्रायंट कहता है मून तुम्हारे जितने भी रिफ्लेक्स है वो बहुत ज्यादा ही अच्छे हो चुके हैं, जब फाइटिंग की बात आती है तब तुम बस डॉज किए जाते हो, तुम्हें अटैक भी करना होगा, समझ गए, जब तुम अटैक करोगे तभी तुम जीत पाओगे। वो खुश होते हुए एमसी को बोल रहा होता है तुम्हें और भी ज्यादा मेहनत करने होगे तब तुम एक अच्छे फाइटर बन पाओगे और इस एग्जैक्ट वर्ल्ड में रह पाओगे। एमसी कहता है ब्रायंट क्या हम लोग ब्रेक लेंगे। ब्रायंट कहता है ठीक है, क्या तुम तैयार हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और वो पंच करने के लिए एमसी के पास आता है। एमसी कहता है मैंने तुम्हें ब्रेक लेने के लिए कहा था, तुम मेरे पे अटैक करने के लिए फिर से आ रहे हो। फिर एमसी बताता है कि मुझे हमेशा ही लगता था जैसे मेरी बॉडी को कर्ज किया गया है, मैं जितना भी प्रैक्टिस कर लूं लेकिन तभी भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। एमसी ब्रायंट से माफी मांगता है। वो कहता है ब्रायंट मुझे माफ कर दो, मैंने इतना बार प्रैक्टिस किया लेकिन तब भी मेरे अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। और वो सोफे पे बैठ के आराम कर रहा होता है। ब्रायंट कहता है कि बहुत ज्यादा अजीब है, तुम्हारा जो रिफ्लेक्स है वो इंप्रूव होते जा रहे हैं लेकिन तुम्हारी जो ताकत है वो बढ़ ही नहीं रही है। तुम्हारे सामने जो भी ओपोनेंट होगा वो अपने आप मर जाएगा लेकिन तुम उसे नहीं मार पाओगे, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये कितना ज्यादा अजीब है। और वो सोचना स्टार्ट कर देता है। तभी ब्रायंट बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम जो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो इसके पीछे कहीं वो औरत हो सकती है जिसके बारे में तुम सपना देखते रहते हो, तुम्हें हमेशा ही उसका सपना आता है ना, एक औरत है। और वो एमसी के कान के पास बोलता है एक औरत जिसके पास डिवाइन रिंग है। एमसी उस बात को सुनता है और कहता है वो बस एक सपना है, डिवाइन रिंग का मेरे से क्या रिलेशन होगा, मुझे नहीं जाता उससे मेरा कोई मतलब है। ब्रायंट कहता है हाँ ये हो सकता है, कम से कम जो इनेमी है वो तुम पे अटैक तो नहीं कर पाएगा, अगर तुम कोई खतरनाक इंसान से फाइट कर रहे हो तो तुम्हें वहीं से भाग जाना चाहिए, तुम्हारा जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। एमसी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये कहीं काम भी कर सकता है। फिर एमसी कहता है कि मैं हमेशा ही ब्रांड के पीछे छिपा रहता था पूरे दिन भर, मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी क्योंकि मैं कमजोर था और एकदम पावरलेस, मेरे पास कुछ भी नहीं था। फिर हम एमसी को देखे जो कि पंच की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है मुझे ताकतवर बनना है, मुझे ताकतवर बनना है, मैं अपने नसीब पे कुछ भी नहीं छोड़ सकता हूँ। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। वो सोचता है कि मैं एक फालतू का इंसान नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे ताकतवर बनना ही होगा, मैं ये कर सकता हूँ। और वो स्पीड में पीले बाल वाले बंदे के पास पहुंच रहा होता है। पीले बाल वाला बंदा बोलता है ठीक है आ जाओ, और वो एक जोरदार पंच मारता है एमसी पर। एमसी उसे डॉज करता है और एक जोरदार पंच उसके पैरों पे मारता है। एमसी सोच होता है ये बंदा बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहा है, मेरे पास बहुत सारे चांसेस है, और वो पंच मारता है। लेकिन जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो एमसी के पंच को रोक लेता है। वो कहता है क्या एक पंच, ये कितना ज्यादा फनी है। एमसी अपने पंच को उसके हाथों में देकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता नहीं, और वो अपने हाथों को छुड़ा के पीछे की ओर भागता है। पीले बाल वाला बंदा बोलता है क्या तुम सही में मेरे से मजाक कर रहे हो, तुम्हारा जो पंच है वो कितना ज्यादा कमजोर है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। एमसी जंप करने के बाद नीचे गिरता है और मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। वो जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो कहता है तुम एक कमजोर चूहे हो जो कि सिर्फ छिपना जानता है। यह कहते हुए जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो सामने की ओर आ रहा होता है। नील उस बंदे को देखता है और कहता है इस बंदे को क्या है, क्या ये हमेशा से इतना ज्यादा कमजोर है या ताकतवर है, ये कुछ ज्यादा ही वियर्ड है, मैं भी शायद इसके पास कोई ट्रिक्स हो सकता है जिससे वो जीत जाए। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक बंदा एमसी के घर की ओर बढ़ रहा होता है। वह बंदा एमसी के शटर पे नॉक करता है। अंदर से आवाज आती है कौन है, मून क्या ये तुम हो। फिर हम लोग बैटल के सीन पे आते हैं जहाँ पे जो नंबर 3 होता है वो अपने हाथों से कुछ फेंकता है। एमसी की नजर उस पर चल जाती है। वो ऊपर की ओर देखता है और वो देख के कहता है एक मिनी बॉम्ब। वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो कहता है नंबर 3, और जो नंबर 3 होता है वो उस बॉम्ब पे अपना गोली चला देता है जिससे जो बॉम्ब होता है वो वहीं पे ब्लास्ट कर जाता है। कमेंटेटर कहते हैं नंबर 3 तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए, इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है, जो कैंडिडेट नंबर 3 है उसके पास हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज है। इस अटैक के कारण हम पीले बाल वाले बंदे को देख पाते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। फिर हम लोग नंबर 3 को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही चौंक गया होता है। वो कहता है इस बार मैंने उस बच्चे पे अटैक किया था, वो बंदा इसे कैसे अवॉइड कर पाया, उसने पूरी तरह से इस अटैक को डॉज कर लिया, वो बंदा है कौन। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो अपने कान को पकड़ के रखा होता है, उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो नंबर 3 पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है तुमने मुझ पे अटैक किया, अब तुम मरने वाले हो। उस अटैक के कारण जो नंबर 3 के हाथ में गन होता है वो एमसी के सामने जाके गिर जाता है, और जो पीले बाल वाला बंदा होता है वो नंबर 3 को अपने नीचे लिया होता है। जो चाकू होता है वो नंबर 3 वाले बंदे के एकदम पास में होता है। तभी अचानक से ही जो नंबर 3 वाला बंदा होता है वो ऊपर आ जाता है और पीले बाल वाला बंदा नीचे आ जाता है। वो एमसी से कहता है कि गन, जल्दी से गन उठाओ और उसे मार दो। एमसी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। वो बंदा बोलता है मुझे पता है अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हें जीतने दूंगा, पैसे $3 मिलियन, क्या तुम भूल गए हो। तो जो नंबर 3 है वो पीले बाल वाला बंदे को खत्म कर देता है। वो कहता है बेवकूफ। हम देख पाते हैं वो जो बंदा होता है वो पूरी तरह से खत्म हो गया होता है और नंबर 3 खड़ा होता है। वो कहता है मैं पूरी तरह से खराब हालत में हूँ, अगली बारी तुम्हारी है। तभी अचानक से ही एक गोली चलने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि नंबर 3 पे गोली लग गया होता है। वो कहता है रुको ये क्या हुआ। हम देख पाते हैं नंबर 1 ने गोली चला दी है। वो कहता है $3 मिलियन और वो सब मेरे हैं, और वहीं पर नंबर 3 भी मर जाता है। अब पूरे रिंग में सिर्फ 2 ही बंदे बचे होते हैं, नंबर 1 और नंबर 4। पूरे रिंग में सन्नाटा ही छाया होता है। तभी हम दूसरी तरफ एक बंदे को देखते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम को देख रहा होता है। वो लाइव स्ट्रीम को देखते हुए कहता है कि ब्लैक रिंग तुम्हें मरना नहीं है, और वो अपने पावर का यूज करते हुए वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है। तो पूरे
गवर्न एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो खराब होना स्टार्ट हो जाती है। सभी लोग बात कर होते हैं यहाँ चल क्या रहा है, क्या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो खराब हो चुकी है। हम एक घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो लड़की होती है वो बोलती है डैड मुझे और चाहिए। उसके डैड पूछते हैं क्या तुम्हारे सर से खून आ रहा है। और अचानक से ही पूरे शहर में पावर कट हो जाता है, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। एक बंदा स्माइल करते हुए कहता है ब्लैक रिंग तुम्हें मरना नहीं है, समझ गया। तभी हम लोग रिंग पे आते हैं। एमसी मुश्किल से खड़ा होते हुए कहता है मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, वो पैसे मेरे हैं। नंबर 1 उस बात को सुनता है और कंफ्यूज दिखता है। वो कहता है क्या इस रिंग में सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं और मेरे पास गन है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो, तुम इस गन को कैसे बीट कर पाओगे, वो भी अपने हाथों से। एमसी खड़ा होते हुए सोच रहा होता है मेरे पास जीतने का बहुत कम चांस है, लेकिन तब भी मैं गिव अप नहीं करूंगा, मुझे जीतना ही होगा। और वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। जो होस्ट होता है वो कहता है नंबर 4 बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, वो मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा है। एमसी कहता है मैं यहाँ तक बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करते हुए आया हूँ, मैं इसे मिस नहीं कर सकता हूँ। तभी जो नंबर 1 है वो गोली चला देता है और कहता है जो गेम है वो खत्म हो चुका है। एमसी सोचता है ब्रांड मेरे लिए वेट कर रहा होगा और वहाँ पे गोली चलने की आवाज आ जाती है। एमसी पूरी तरह से शांत हो जाता है और कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ जो बुलेट है वो मेरी तरफ आ रही है। तभी अचानक से ही एमसी उस बुलेट को डॉज कर लेता है और कहता है ये बहुत ज्यादा स्लो है। नंबर 1 उस चीज को देखे पूरी तरह से कांप गया होता है। वो कहता है क्या, होस्ट भी चिल्लाते हुए कहता है नंबर 1 तुम इतने छोटे डिस्टेंस में बुलेट को कैसे मिस कर सकते हो। नंबर 1 उस गन को गिरा देता है और कहता है कैसे तुमने बुलेट को कैसे डॉज कर लिया, क्या तुम सही में एक ब्लैक रिंग हो, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। एमसी उसकी बातों को जवाब नहीं देता है। नंबर 1 आगे कहता है इम्पॉसिबल, हम दोनों ही कमजोर है लेकिन तुमने बुलेट को डॉज कर लिया है। एमसी अपने दर्द को दबाते हुए सोच रहा होता है मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या मैं खड़ा भी हो पाऊंगा। नंबर 1 बोलता है मरो, तुम्हें मरना होगा, तुम्हें मरना होगा। और वो चाकू लेके एमसी की ओर बढ़ जाता है। एमसी उसके अटैक को डॉज करता है और सोचा होता है मैं नंबर 1 को एक अटैक में नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन ये इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। और वो एक पंच मारता है नंबर 1 को। वो कहता है मैं जीत सकता हूँ, अगर मैंने अपने स्पीड का यूज किया तो मैं जीत सकता हूँ। वो जल्दी से उस नंबर 1 के चाकू को अपने हाथ में रख लेता है और उसे पूरी तरह से लॉक कर देता है। वो उसी का चाकू लेके उसे गर्दन पे अटैक कर देता है। वो कहता है मेरे पास समय नहीं है, मुझे जल्दी से इसे खत्म करना ही होगा, रुको। तभी वह अपने चाकू को उसके गर्दन के पास लाकर रोक देता है। वो कहता है एक बहुत ज्यादा ताकतवर व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, मुझे महसूस हो रहा है जो पावर है वो इसी ओर आ रही है। फिर हम लोग काउंटडाउन को देखते हैं जो कि 4 सेकंड में पहुंच गई होती है। नील बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है इस बच्चे के साथ हुआ क्या है, तुम्हारे पास अभी समय नहीं है, तुम जल्दी से इसे खत्म कर दो, वहाँ पे खड़े क्यों हो। सभी लोग बोल रहे होते हैं जो गेम है अब वो खत्म होने ही वाला है। तभी अचानक से जो लाइव स्ट्रीम चल रही होती है वो बंद हो जाती है। नील सोचता है क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, नहीं ये एक नॉर्मल पावर ऑफ नहीं लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो अजीब है। और उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। वो हॉल की ओर देखने लगता है। हम देखते हैं हॉल से एक बंदा आ रहा होता है। नील कहता है ऐसा लग रहा है जो पावर है वो यहाँ पे आ रहा है। काउंटडाउन अब 1 सेकंड में पहुंच गया होता है। एमसी सोचता है क्या यहाँ पे बॉम्ब गिरा है। एमसी देख पाता है उसके कॉलर में जो बॉम्ब लगा होता है वो गिर जाता है। वो सोचता है बॉम्ब गिर चुका है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नंबर 1 बोलता है हम लोग बच गए, आखिरकार हम लोग बच ही गए। लेकिन एमसी उसकी बातों को ध्यान नहीं देता है। वो सोच रहा होता है मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता हूँ, कोई तो हम ही लोग की ओर आ रहा है। तभी जो गार्ड होता है वो बोलता है नंबर 1 नंबर 4 जो मैच है उसे अभी सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि अभी पावर कट हो चुका है, जल्दी से लॉन्च की ओर चलो। जितने ऑडियंस पे वो भी वहाँ पे आ रही है, तुम लोग को बस इंस्ट्रक्शन का वेट करना है। सभी लोग लॉन्च की ओर जा रहे होते हैं दौड़ते हुए। एक गार्ड दोनों को रास्ता दिखा रहा होता है। जो नंबर 1 है वो पूछता है विनर कौन है, हम लोग ने बहुत ज्यादा मुश्किल से फाइट किया है, पैसे का क्या हुआ, हम लोग में पैसे कैसे बटेंगे, क्या हम लोग पैसे को बांट लेंगे जैसे 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन। गार्ड कहता है कि इसके बारे में हायर अप डिस्कस करेंगे, तुम लोग को बाद में बता दिया जाएगा। तभी एमसी को कोई कहता है रुको और एमसी वहीं पर रुक जाता है। हम देखते हैं जिस बंदे ने पावर अप किया होता है वो कहता है ब्लैक रिंग तुम बहुत ज्यादा खराब हालत में आ चुके हो। एमसी उस बंदे को देखता है, वो बंदा हंसते हुए बोलता है क्या तुम अपने सेवियर को धन्यवाद नहीं कहोगे। एमसी से देख रहा होता है और सोचता है क्या इसने मुझे बचा लिया है, लेकिन क्यों। और ये कहते हुए वो बेहोश हो जाता है। वो बंदा जो कि एमसी को ढूंढने के लिए आया होता है वो कहता है ये कुछ ज्यादा ही कमजोर नहीं है, और वो एमसी को अपने कंधे पे उठा के ले जा रहा होता है। गार्ड कहता है कि सभी ऑडियंस आप धीरे धीरे करके यहाँ से निकल जाइए। तभी गार्ड की नजर एक बंदे पे जाती है जो कि एमसी को ले जा रहा होता है। वो कहता है कौन हो तुम और तुमने उसे अपने पास क्यों रखा है, वो एक कैंडिडेट है जो कि क्लब को छोड़कर नहीं जा सकता है। वो बंदा उसके बातों का जवाब नहीं देता है। तो जो गार्ड होता है उस बंदे पे हाथ रख देता है और कहता है क्या तूने सुना, ये क्लब की प्रॉपर्टी है। वो जो बंदा होता है वो अपने एक हाथ का यूज करते हुए उस गार्ड को दीवार में धंसा देता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। फिर हम लोग नील को देखते हैं, उसके बगल में जो बंदा होता है वो पूछता है तुम क्या सोच रहे हो। नील कहता है जो चीजें है वो पूरी तरह से बदलने वाली है। उस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन नील सोच रहा होता है कि वो जो बच्चा है जिसके पास ब्लैक रिंग था वही है दुनिया को चेंज करने की चाबी। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं, वो कहता है मुझे आशा है हम दोनों दोबारा से मिलेंगे। और जो बंदा एमसी को कैरी किया होता है वो एमसी को एक गाड़ी में डाल देता है। उस गाड़ी को लूटने का कुछ लुटेरे प्लान बना रहे होते हैं। वो कहते हैं ये एक परफेक्ट टारगेट है, क्या गजब का गाड़ी लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये एक लेजेंडरी लैंड रोवर है। तभी हम लोग गाड़ी के अंदर का सीन देखते हैं, वो बंदा बहुत ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा होता है। वो कहता है ये एकदम छोटी मोटी चोट है और ये बंदा बेहोश हो गया है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। और वो गुस्से में अपने पावर का यूज करता है। उस अटैक को खाने के बाद एमसी जग जाता है और कहता है ऐसा लग रहा है यहाँ पे बारबेक्यू का स्मेल आ रहा है, बारबेक्यू कहाँ पे है बे। तभी एमसी की नजर उस बंदे पे जाती है। वो सोचता है हाँ ये वही बंदा है जिसे मैंने क्लब में देखा था कियोस्क के समय। वो बंदा बोलता है ओह तो तुम जग गए। एमसी पूछता है कौन हो तुम और तुम मुझे यहाँ पे क्यों ले आए हो। एमसी कहता है ये पावर है, मैं अपने पैरों को हिला नहीं पा रहा हूँ, इस बंदे के पास बहुत ज्यादा ही पावर है, ये पक्का ही एडवांस लेवल पे होगा। नहीं उस
उससे भी ऊपर होगा। वो पूछता है क्यों, तुमने मुझे क्यों बचाया है? मैंने बहुत बार देखा है अपनी आंखों से, जितने भी लोग होते हैं वो सब ब्लैक रिंग वाले को कुछ भी नहीं समझते हैं, वो एकदम कचरे के बराबर मानते हैं। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन मैं सभी क्वेश्चन पूछ नहीं सकता हूँ। और वो गेट को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है मैं पावर से कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ, जो बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो सकता है। तभी जो बंदा होता है वो बोलता है मेरा नाम फ्रिट्स होपर है। एमसी ये सुन के चौंक जाता है और कहता है होपर, द होपर फैमिली, वो जो थर्ड फैमिली है ना 8 बड़ी फैमिली में से, इसका मतलब ये है कि जो रिंग तुम्हारे कॉलर पे होगा। वो बंदा बोलता है हाँ तुमने सही समझा, ये एक गोल्डन रिंग है और तुम्हें यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज से मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हूँ, मैं तुम्हारा देखभाल करने वाला हूँ। एमसी ये सुन के चौंक जाता है। वो बंदा आगे बताता है कि ऐसा कहा जाता है इस दुनिया में गोल्ड सुपर लेवल के ऊपर भी एक रैंक होता है जिसे कहते हैं डिवाइन लेवल। एक पर्सन जो कि डिवाइन लेवल पहुंच जाता है वो सैकड़ों गोल्ड लेवल वाले बंदे को हरा सका है, वो भी एक समय पर ही। उस बंदे को गॉड के बहुत ज्यादा ही करीब माना जाता है। एमसी उस बात को सुनता है और कहता है मैंने ऐसे बंदे के बारे में सुना हुआ है, उसका नाम था, और वो उसका नाम नहीं बता पाता है। तभी जो फ्रिट्स होता है वो कहता है चक हुपर, वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे। एमसी इस बात को सुनकर चौंक जाता है और कहता है गॉड का बच्चा यानी कि चौ का बच्चा, और चौ का जो बच्चा होगा वो होगा फ्रिट्स का ग्रैंडफादर। वो बोलता है इसका मतलब मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हुआ ना? फ्रिट्स कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? तो वो कहता है तुमने डिवाइन लेवल में जो भी सुना है वो सब गलत है। एमसी कंफ्यूज हो जाता है। फ्रिट्स बताता है कि 3 लोग, सिर्फ अभी तक 3 ही लोग हैं जो कि डिवाइन लेवल पे पहुंच चुके हैं जब से फर्स्ट पावर आया था। पहले थे चक जो कि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर है, दूसरा इजाबेला एक इमोर्टल और एक प्रॉफिट, और तीसरा जो बंदा था जैसे ही वो डिवाइन लेवल पहुंचा वैसे ही वो गायब हो गया था, और तुम हो इजाबेला के बेटे। एमसी कहता है मैं एक ईवी लेवल पे हूँ, ऐसी मजाक करना बंद करो। और सोचना था एक गॉड का बच्चा, ये एकदम फालतू की बात है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो उसे कुछ रियलाइज होता है और कहता है रुको, सपना, वो जो औरत मेरे सपने में आती थी वो मेरी मदर है। फ्रिट्स बोलता है मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मैं सभी का जवाब बाद में दूंगा, अभी जो प्रायोरिटी है वो तुम्हारी सेफ्टी है। तुम्हारा जो चेहरा है वो सभी लोगों ने देख लिया है और हर जगह फैल चुका है जहाँ तक ये ब्रॉडकास्ट हुआ है। पूरे जुरिडिक्शन एरिया में सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, और जो हेवनली सिटी में रहते हैं उन सबको ये न्यूज मिल चुका होगा। जितने भी किलर्स है वो सब अब तुम्हें मारने के लिए आ रहे होंगे। जो नया वॉर है वो अब स्टार्ट हो चुका है। वो बंदा एमसी को कहीं ले जा रहा होता है। एमसी बहुत ज्यादा शांत होता है। वो बंदा सोचता है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और वो कह भी देता है तुम्हें रियलिटी को एक्सेप्ट करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तभी एमसी शांति को तोड़ता है और कहता है क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। फ्रिट्स कहता है पैसे, और वो चौंक जाता है। तभी एमसी उस एक जगह पे ले आता है, वो एक शॉप होता है। फ्रिट्स को कुछ समझ में नहीं आता है और वो आजू बाजू देखना स्टार्ट करता है। उस शॉप का जो ऑनर होता है वो बोलता है तुम दोबारा आ गए हो क्या, तुम इस बार पैसे लाए हो? एमसी कहता है हाँ मैं लाया हूँ, और वो फ्रिट्स की ओर देखना स्टार्ट करता है। फ्रिट्स एमसी को देखता है और कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, मैं पैसा वैसा नहीं हूँ। एमसी कहता है तुमने अभी तो कहा था तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो। इस बात को सुनकर जो फ्रिट्स होता है वो बोलता है ठीक है, इसे जो चाहिए वो दे देना, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। शॉप ओनर बोलता है ठीक है ठीक है। तभी जो शॉप ओनर होता है वो उसे प्रोस्टेट हैंड दिखाता है। एमसी कहता है मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं बड़ा हुआ था, वो भी मेरे साथ ही एक्साइल लैंड में रहता है, उसका नाम है ब्रायंट, वो मीडियम लेवल के नीचे है, उसे एक्साइल लैंड में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब भी मैं उससे पूछता हूँ तो वो बहाना देता है हाथ के बारे में और इस बात को टाल देता है। वो हमेशा ही मेरे साथ रहना चाहता था, इस कारण मैंने सोचा मैं इसके लिए यह खरीदूं। अगर मैं उस मैच को जीत जाता तो मैं इसके लिए वो प्रोस्टेट हैंड खरीद देता था। इस तरीके से ब्रायंट अपना नॉर्मल जिंदगी गवर्नमेंट एरिया में जी पाएगा एक ही जॉब लेकर। जो फ्रिट्स होता है उस बात को सुनता है और सोचा होता है तुम्हें पता भी है कितने लोगों की जिंदगी अब बदलने वाली है उस मैच के बाद। तभी एमसी उस हैंड को खरीद लेता है। फ्रिट्स बताता है कि मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे जितने भी दुश्मन है वो तुम्हारे साथी को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, तुम जितने भी लोगों को जानते हो वो सभी को ढूंढ के मार देंगे। अगर तुम्हें ब्रायंट से बहुत ज्यादा ही प्यार है तो तुम उसे छोड़ दो। एमसी फ्रिट्स को देखता है और कहता है मुझे पहले वहां पे जाने दो और उसे मैं सब कुछ बता दूंगा, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे क्या करना है, समझ गए? मेरे पास अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है। फ्रिट्स एमसी को उसकी जगह पे छोड़ देता है और कहता है मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आना। एमसी बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने घर की ओर जा रहा होता है। वो सोचता है ब्रायंट वो पक्का ही मेरे पे पागल होगा क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लेट कर दिया है। रुको, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, मुझे अभी उसे बहुत कुछ बताना है, मेरे आइडेंटिटी के बारे में, मेरे सुपर लेवल के बारे में, उसका रिएक्शन क्या होने वाला है जैसे वो ये सब सुनेगा। मैं अब वेट नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ उसका रिएक्शन लेने के लिए। और वो सड़क उठाता है और कहता है ब्रायंट जग जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और वो खुश होते हुए ब्रायंट के पास जा होता है। तभी उसका जो पैर होता है वो किसी चीज पे जाता है और वो नीचे गिर रहा होता है। वो नीचे देखा है वहां पे ब्रायंट का हाथ होता है जिसमें ब्लड ही ब्लड होता है। दूसरी ओर से आवाज आती है ओह तो तुम आ ही गए, मैं तुम्हारा बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। ब्रायंट के हाथ को देखकर एमसी के हाथ निकल जाती है। जो बंदा होता है वो कहता है अगर मैं अपने आंखों से नहीं देखा तो मैं विश्वास भी नहीं कर पाता था, तुम इतने भद्दी जगह पे रहते हो जहाँ पे पावर भी तुम्हें न ढूंढ पाए, ये बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। तभी वो चुटकी बजाता है और जो लाइट्स होता है वो ऑन हो जाता है और हम उस बंदे को देख पाते हैं जिसके पैरों के नीचे ब्रायंट होता है। वह कहता है कि चाइल्ड ऑफ गॉड, ये बहुत ज्यादा ऑनर की बात है तुमसे मिलकर। वो बंदा आगे कहता है कि तुम नर्वस मत होना, मैंने अभी तक हायर अप्स को रिपोर्ट भी नहीं किया है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ गया था तुमसे मिलने के लिए। एमसी उसकी बातों का ध्यान नहीं देता है, वो डायरेक्टली ब्रायंट को देख रहा होता है। वो कहता है ब्रायंट ब्रायंट ब्रायंट, वो बहुत ज्यादा दुखी होता है। लेकिन जो दूसरा बंदा एमसी को ढूंढने के लिए आया होता है वो हंसते हुए बोलता है मैं पहला इंसान हूँ जिसे तुम मिले हो,
मैं गॉड के बहुत ज्यादा ही करीब हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ एमसी के पसीने छूट रहे होते हैं, वो बार बार ब्रायन को देखे जा रहा होता है। उसके हाथ में जो प्रोस्टेट हैंड होता है वो भी छूट जाता है। दूसरे बंदे को कुछ समझ में नहीं आता है और कहता है ओ ये बंदा, शायद ये बंदा तुम्हारे बहुत ज्यादा ही करीब है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी अचानक से एमसी ब्रायन के पास जाता है और घुटने में बैठ के बोलता है ब्रायन मैं वापस आ चुका हूँ, जग जाओ। यह कहकर वो रोना स्टार्ट करता है। जो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम रो रहे हो, वो भी फालतू चीज के लिए। हम देख पाते हैं एमसी की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। वो बंदा एमसी के कॉलर को पकड़ता है और कहता है तुम लूजर, तुम गॉड के बच्चे होना डिजर्व भी नहीं करते हो, तुम्हें पता है। और वो एमसी को मारना स्टार्ट करता है। वो कहता है ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। उस बंदे के पंच के कारण एमसी दीवार पे जाके लगता है और वो फिर नीचे गिर जाता है। वो बंदा अपने पावर का यूज करता है और एमसी को दोबारा से बुलाता है। वो बंदा एमसी के गले को पकड़ लेता है और कहता है क्या मैंने गलत बंदे को ढूंढ लिया है, तुम बस इतना ही कर सकते हो। एमसी पूरी तरह से मायूस होता है। वो कहता है मैं डॉज कर सकता था, लेकिन इसका फायदा क्या है, अब जीवन का कोई फायदा ही नहीं। और उसे फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पे उसने ब्रायन के साथ अच्छे अच्छे पल बिताए होते हैं। वो कहता है क्यों मैं इसी जगह पर क्यों नहीं मर गया, ये बहुत ज्यादा खराब बात है। और वो खास रहा होता है। धीरे धीरे उसका जो कॉन्शियसनेस है वो खो जा रहा होता है, वो पूरी तरह से बेहोश हो गया होता है। हम देखते हैं वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होता है जहाँ पे एक दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे में से एक और एमसी निकलता है। एमसी सोचता है मैं कहाँ पे हूँ। तो जो दूसरा एमसी होता है वह रियल एमसी को नीचे की ओर ढकेल देता है और कहता है मेरे लिए रास्ता बनाओ। एमसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो जो दूसरा बंदा होता है वो सामने निकल जाता है। वो कहता है तुम एक डरपोक हो, तुम बस इंतजार करो। और वो दरवाजा बंद हो जाता है। हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे एमसी के शरीर में से बहुत ज्यादा ही पावर निकल रही होती है। वो बंदा भी पूरी तरह से शॉक में आ जाता है। एमसी बस एक हाथ का यूज करता है और जो दूसरा बंदा होता है वो दूर जाके गिरता है। एमसी जोरों से सांस लेता है और उस बंदे की ओर बढ़ रहा होता है। वो बंदा अपने हाथ को पकड़ा होता है और कहता है नहीं मेरा हाथ वो पूरी तरह से टूट चुका है। एमसी उस बंदे के पास पहुंच गया होता है। वो बंदा कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वो सोचता है यहाँ चल क्या रहा है, इसका जो ऑरा है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। और भाई ये जो पैनल है जहाँ पे एमसी अपने हाथ को आगे कर रहा होता है, भाई क्या ही बवाल पैनल है, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। वो बंदा कहता है मैं जानता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, प्लीज प्लीज। तभी अचानक से ही वो अपने पावर का यूज करता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। वो अपने पावर का यूज करते हुए एमसी की ओर बढ़ रहा होता है। वो कहता है मर जाओ तुम। एमसी ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं देता है। उसका जो हाथ होता है वो एमसी के चेहरे पे आके रुक जाता है। हम उस बंदे के रिएक्शन को देख पाते हैं। वो बहुत ज्यादा ही चौंका होता है। वो सोच रहा होता है मैं अपने हाथों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हम देख पाते हैं कि एमसी वहाँ पे सभी चीजों को कंट्रोल कर पा रहा होता है। वो अपने पावर से सभी चीजों को उड़ा रहा होता है। वो बंदा बताता है कि यह एक माइंड एनर्जी है और एमसी उसे मारते हुए पीछे ढकेल देता है। वो बंदा पीछे जाते हुए दीवार से टकरा जाता है। एमसी यहीं पे नहीं रुकता है। वो अपने पावर का यूज करते हुए जितने भी चीज उसने हवा में उड़ाई थी वो सब उसकी ओर फेंकता है। वो बंदा कैसे भी करके सभी चीजों को डॉज कर रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रही होती है, लेकिन तभी भी वो सभी चीजों को डॉज कर रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इसे बहुत ज्यादा ही हल्के में ले रहा था क्योंकि इसके पास ब्लैक रिंग है, लेकिन मुझे इसे पहले ही मार देना चाहिए, मैं बहुत ज्यादा ही लापरवाह हो गया था। और वो डरते हुए एमसी की ओर देख रहा होता है। इस समय एमसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा होता है। तब उसे कुछ रियलाइज होता है। वो कहता है रुको, माइंड एनर्जी सिर्फ डिस्टेंस पर ही लिमिटेड है, अगर मैं इससे दूर चला जाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात होगी, ये बंदा मुझ पे अटैक नहीं कर पाएगा। और इसी उम्मीद में वो बाहर की ओर भागता है। वो कहता है मुझे कैसे भी करके इससे दूरी बनानी होगी, तभी मैं बच पाऊंगा, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा जब मैं इसके रेंज के बाहर चला जाऊंगा। तो वो बाहर की ओर देखता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे फ्रिट्स होता है और अपने पावर का यूज कर रहा होता है। वो बंदा बहुत ज्यादा ही चौंक गया होता है। वो डर के मारे पीछे गिरता है। फ्रिट्स कहता है क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, वो भी इतना कुछ फैलाने के बाद। वो बंदा फ्रिट्स को देख रहा होता है और सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। वो सोचता है थंडर, इसके चेहरे पे जो दाग है और ये गोल्ड रिंग, यानी कि ये बंदा है फ्रिट्स होपर। वो इतना सोचता ही है तभी अचानक से ही एमसी उसके पीछे आ जाता है। वो बंदा बहुत ज्यादा डर गया होता है। एमसी अपने पावर का यूज करते हुए उसके हाथों को कंट्रोल कर रहा होता है और उसका गर्दन दबा रहा होता है। वो बंदा अपने दूसरे हाथ का यूज करते हुए अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। उसका जो दम होता है वो घुटे जा रहा होता है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि उसकी जो गर्दन की हड्डी होती है वो टूट जाती है और वो बंदा वहीं पे खत्म हो जाता है। हम देखते हैं जैसे ही वो बंदा वहाँ पे खत्म हो जाता है, एमसी अपने पैरों का यूज करता है और उसे साइड करता है। फिर वो सांस लेते हुए फ्रिट्स की ओर देखता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो फ्रिट्स पे हमला करने वाला है। फ्रिट्स पूछता भी है कि आप तो मुझ पे अटैक करने वाले हो, लेकिन वहीं पे मून गिर जाता है। फ्रिट्स उसे देखता है और कहता है इसका जो बिहेवियर है वो एकदम अलग है जैसा प्रोफेसर में कहा गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एमसी वहां पे जगता है और जगते ही वो कहता है ब्रायंट। हम देख पाते हैं ब्रायंट अपने बेड पे होता है और उसके ऊपर कम्बल रखा होता है। तो एमसी जगते ही फ्रिट्स को नोटिस करता है। फ्रिट्स कहता है ओ तो तुम जगी गए। मून लंगड़ाते हुए ब्रायंट के बेड के पास जाता है और वो उसके ऊपर जो चादर लगा होता है उसे हटाता है। वो ब्रायंट की हालत को देखता है जो कि बहुत ज्यादा ही खराब होती है, यानी कि वो मर ही गया होता है। वो ब्रायंट को अपने गले से लगाता है और रोना स्टार्ट करता है। फ्रिट्स उसे देख रहा होता है और कुछ भी नहीं करता है। अगले पल में हम देखते हैं कि मून ब्रायन को लेके बाहर जा रहा होता है। उसकी आंखों में पूरी तरह से निराशा होती है। वो किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करता है और हम देखते हैं उसने ब्रायन को एक पेड़ के नीचे दफना दिया होता है। वो मिट्टी डालते हुए ब्रायन के बारे में ही सोच रहा होता है और उसे दफना कर वो वहीं पे बैठा होता है और रोना स्टार्ट करता है। वो सभी पल के बारे में सोच रहा होता है जो उसने ब्रायन के साथ बिताए थे। सभी पल बहुत ज्यादा ही अच्छे लग रहे होते हैं। उसको बीच में ही टोकते हुए फ्रिट्स कहता है तुम ऐसा चेहरा कब तक बनाने वाले हो। मून उसकी बातों का जवाब नहीं देता है।
लेकिन उसे याद आता है ब्रायंट की बातें। जब ब्रायंट कहा करता था तुम्हें मायूस होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें हमेशा ही अपने आप में ताकत भरना होगा। ऐसा लग रहा होता है ब्रायंट की जो सोल है वो उससे कुछ कहना चाहती है। जो ब्रायंट की सोल है वो एमसी के सर को सहलाती है और फिर गायब हो जाती है। एमसी वहाँ पे कुछ देरों तक रोता है। फिर वह फ्रिट्ज के गाड़ी के गेट पे नॉक करना स्टार्ट करता है। फ्रिट्ज बाहर देखता है, वो देख पाता है जो एमसी का आंख है वो पूरी तरह से सूजा हुआ है। ऐसा लग रहा है वो घंटों से रो रहा था। उसके बाद मून कहता है ब्रायंट मेरी वजह से मरा है। फ्रिट्ज कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें कंफर्ट नहीं देने वाला हूँ। ये जो बात है वो एकदम फैट है और तुम्हारे पास अपने नसीब को चूज करने का कोई भी राइट नहीं है। ये भी सही समय नहीं है कि तुम अपने आप को ब्लेम करो। ऐसा सेम चीज फ्यूचर में भी होगा, इसके लिए तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। अगर तुम नहीं चाहते हो कि ऐसा हो तो तुम्हें अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, इतना ताकतवर कि तुम अपने नसीब को बदल सको। साथ ही साथ तुम्हारे आसपास में जितने लोग हैं तुम सभी के नसीब को बदल सको। एमसी हाँ में सारी लाता है। तभी फ्रिट्ज कहता है ठीक है तुम कार में आ जाओ, और वो कार में बैठ जाता है। कार में बैठने से पहले वो उसी जगह को देख रहा होता है जहाँ पे एमसी और ब्रायंट बचपन में खेला करते थे। हम उस पल को देख पाते हैं जहाँ पे एमसी और ब्रायंट खेल रहे होते हैं। वो सब बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और आखिरी बार एमसी और ब्रायंट एमसी को देखते हैं और बाय कहते हैं। एमसी भी उन्हें बाय कहता है और गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठने के बाद वो उसी पल को याद कर रहा होता है जब जो उसका दूसरा साइड था वो हावी हो गया था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी को कोई पोजेस कर लिया है। मैं बस उसके एक्शन को देख पा रहा था, उसके सभी मूव्स मुझे दिख रहे थे, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। उसका जो चेहरा था वो एकदम मेरे ही जैसा था, लेकिन उसकी जो एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी से जो पावर्स है वो भी डर सकते हैं। अगर वो शुरुआत से ही होता तो ब्रायंट नहीं मरता रहा, ब्रायंट आज भी जिंदा रहता। और वो इसी पल को याद कर रहा होता है। वो सोचता है कि मैं इतना ज्यादा डरपोक कैसे हो सकता हूँ, मुझे इतना ज्यादा डरपोक नहीं होना चाहिए। फिर हम उस कार को देखते हैं जो कि एक गली से जा रही होती है। मुन पूछता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फ्रिट्ज बता रहा है कि हम लोग एक साइड को चूज करने जा रहे हैं। मुन कहता है साइड। फ्रिट्ज बताता है हाँ हम लोग एक बिल्डिंग को ढूंढ रहे हैं जिसका जो व्यू हो वो बहुत ज्यादा अच्छा हो, उसे हम लोग एक कैंप की तरह यूज करेंगे और साथ ही साथ तुम्हारे कपड़े भी बदलवाने हैं। मुन कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो बंदा अचानक से ब्रेक मार लेता है जिससे एमसी आगे की ओर जाके गिरता है। हम देख पाते हैं वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुका होता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। फ्रिट्ज कहता है ये जो जगह है वो मुश्किल से मेरे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, चलो कार से बाहर निकलो। एमसी और फ्रिट्ज कार से बाहर निकल गए होते हैं और वो उसी बिल्डिंग के पास जाते हैं। जैसे वो उस बिल्डिंग के पास जाते हैं हम देख पाते हैं वहाँ पे दो गार्ड्स होते हैं। वो कहते हैं तुम लोग किस गैंग से हो और अपना नाम बताओ। एमसी बहुत ज्यादा डरा होता है और कहता है फ्रिट्ज ये जो जगह है वो ब्लैक बियर गैंग की है, हम लोग को कोई और जगह ढूंढनी चाहिए। फिर हमें ब्लैक बियर गैंग के बारे में पता जाता है। ये ऐसे गैंग है जो कि इलीगल ट्रेड करती है रिसोर्स का और प्रोस्टेटिक्स का। इस बात को सुनकर जो फ्रिट्ज है वो हंसता है और कहता है मैं इन सब से क्यों डरूं, ये तो बहुत ज्यादा ही कमजोर है। और वो अपने पावर का शो ऑफ कर रहा होता है। मून अभी भी डरा होता है और कहता है ये ब्लैक बियर है। फ्रिट्ज पीछे मुड़ता है और कहता है तुम बस यहीं पे रुको, मैं तुम्हें बता दूं, मुझे बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, समझ गए। और वो एक सेकंड में ही वहाँ पे जो दो गार्ड थे उन्हें खत्म कर देता है। एमसी उसे देख भी नहीं पाता है। वो सोचता है ये कितना ज्यादा फास्ट है, मेरी जो आंखें है वो एकदम फ्रीज हो चुकी है। और अगले पल में हम देखते हैं कि फ्रिट्ज ने पूरे बिल्डिंग में कब्जा कर लिया है। पूरे बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं वो उन सबको पीटे जा रहा होता है। हम लाइटिंग से इस सब नज़ारे को देख पा रहे होते हैं। एमसी भी चौंकते हुए इस नज़ारे को देख रहा होता है। उसकी जो आंखें होती है वो पूरी तरह से खुली होती है, जैसे कि वो किसी बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हो। उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा होता है कि जो पावर्स है वो कितने ज्यादा पावरफुल है। और अचानक से उस बिल्डिंग में धमाका होना स्टार्ट हो जाता है। एमसी कैसे भी करके अपने आप को उस जगह पे रोकता है क्योंकि उस धमाके का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा ही है। सभी लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और कहते हैं भागो वो पावर है, जल्दी यहाँ से भागो, जितने भी लोग हैं वहां से भागो। सभी की हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है और वो मुश्किल से भाग पा रहे होते हैं। एमसी अपने आप को वहीं पे बनाए रखता है। जितने भी धूल होते हैं वो सब एमसी के आर पार जा रहे होते हैं। अचानक ही उस बिल्डिंग में से आवाज आती है हे तुम अब अंदर आ सकते हो। हम देखते हैं वो फ्रिट्ज होता है। एमसी कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। एमसी उस बिल्डिंग में जाना स्टार्ट कर देता है। फिर हम लोग कुछ बंदों को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग से बाहर आए थे। वो बात कर रहे होते हैं। वो जो बंदा था वो सुपर लेवल पे था और ये बंदा यहाँ पे है, इसका मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरा बंदा बोलता है हाँ तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, उसके अटैक से ही मुझे पता चल गया था वो बंदा सुपर लेवल पे है, उसने थंडरबोल्ट का यूज किया था, वो पक्का वही बंदा होगा जिसे न्यूज में बताया जा रहा है। वो बंदा पूछता है लेकिन उसके पीछे जो बंदा था वो कौन था, उसके पास एक ब्लैक रिंग थी, मैं गलत नहीं हो सकता हूँ, सही में उसके पास ब्लैक रिंग ही थी। एक बंदा बताता है मैंने कभी भी पावर को एक ईवी लेवल वाले बंदे के साथ नहीं देखा है, चलो इस बात को बॉस को बताते हैं, ये पक्का है कुछ होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग गवांड एरिया के द लिविंग डेड क्लब का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस आ चुकी होती है। पुलिस से एक कैदी को बाहर निकालती है गाड़ी से। वो एक लड़की होती है जो कि बहुत ज्यादा डरी होती है, उसके हाथों में हाथ कड़ी होती है। पुलिस उस कैदी को उसी सीन वाले जगह पे ले जाती है जहाँ पे फ्रिट्ज ने उस बॉडीगार्ड को मारा होता है। वो लड़की उस बॉडीगार्ड के सर पे हाथ रखती है और अपने पावर का यूज कर रही होती है। एक ऑफिसर पूछती है हाँ ये कैसा है, क्या तुमने अटैकर का चेहरा देखा है। वो लड़की बताती है हाँ। हम उस लड़की को देख पाते हैं जिसके चेहरे से पसीने आ रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है अपने पावर को यूज करने के बाद हालत जो होता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो लड़की कहती है एक पल्पर हेयर वाला बंदा जो कि ठंडा के पावर को यूज कर सकता है, उसी ने एक ब्लैक रिंग वाले बंदे को ले गया है। ऑफिसर पूछती है एक ब्लैक रिंग, वो लड़की बताती है हाँ ये गलत नहीं हो सकता है। तभी अफसर बोलती है ठीक है हम लोग को इतना ही इन्फॉर्मेशन की जरूरत थी, तुम अब इसे लैब ले जा सकते हो। दूसरा ऑफिसर उस लड़की को लैब में ले जा रहा होता है और कहता है ठीक है। लेकिन हम लोग उस लड़की को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही चौकी होती है। ऐसा लग रहा होता है उसे कुछ पता चल गया है जो कि किसी को पता नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग को ऑफिसर के बीच का कन्वर्सेशन दिखाया जाता है।
ऑफिसर कहती है कि फ्रिट्ज 8 बड़ी फैमिली के अगेंस्ट जा रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। दूसरा ऑफिसर बोलता है लेकिन उस ब्लैक रिंग वाले बंदे का क्या हुआ, वो उसे क्यों लेके आया है? वो ऑफिसर बोलती है मुझे भी नहीं पता है, चलो इसके बारे में रिपोर्ट कर देते हैं। मैं बस चिंतित हूँ कि जितने भी यूजलेस फैमिलीज है वो बस मौका ढूंढ रहे हैं एक मूव चलने का, और उन लोग को मौका मिल जाएगा। दूसरा ऑफिसर बोलता है तुम्हारा मतलब इसाबेला के जितने भी फॉलोअर्स है वो सब? फिर हमें एमसी के एक सपने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी अकेला होता है, उसे आवाज आती है मत करो मत करो मून, मेरी मदद करो। दूसरे पल में एमसी वहां से भाग रहा होता है। सभी लोग कहते हैं लूजर, तुम एकदम लूजर हो, किसी ने तुम्हारे दोस्त को मार दिया और तुम कुछ कर भी नहीं पाए, तुम एक नंबर के लूजर हो। एमसी इस सपना को देखता है और डर के मारे उठ रहा है, वो बहुत ज्यादा ही हाफ रहा होता है। वो कहता है ये एक सपना था। तभी फ्रिट्ज बोलता है ओह तो तुम जगी गए। एमसी फ्रिट्ज को देखता है जो कि न्यूज को देख रहा होता है। वो कहता है क्या तुमने टीवी को म्यूट कर रखा है? फ्रिट्ज बताता है हाँ ये तो ऑब्वियस है, अगर तुम्हें आवाज नहीं आ रही है तो मेरे टीवी को म्यूट क्या होगा। तभी फ्रिट्ज टीवी को अनम्यूट करता है और हम लोग न्यूज को देख पाते हैं जहाँ पे न्यूज चल रहा होता है जिस पावर ने अटैक किया था वो एरिया अभी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, क्या आप लोग उस एरिया को देखना चाहेंगे? वो क्राइम सीन बहुत ज्यादा ही अलग दिख रहा है। एमसी उस न्यूज को सुनता है, फिर खिड़की से बाहर देख रहा होता है नजारा को। वो कहता है अभी पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है, मैं कितने देर से सोया हुआ हूँ। फ्रिट्ज कहता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें जितना सोना है उतना सो सकते हो, यहाँ पे कोई भी तुम्हें पूछने वाला नहीं है क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज्यादा कम नींद मिलेगी, अभी जितना सोना है वो सो लो। एमसी वहीं पे बैठा रहता है और कहता है जो लोग है वो मेरे पीछे आ रहे होंगे, वो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, है ना? फ्रिट्ज कहता है किसे पता, वो सब अभी भी यहाँ पे आ सकते हैं या अगले दिन। क्या तुम्हें डर लग रहा है? एमसी सोच रहा होता है डर, मैंने अपने लाइफ से कभी भी कुछ एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। मैं एक्साइल लैंड में रहता था जहाँ पे कल के लिए भी सोचना पड़ता था। मैं हमेशा ही स्ट्रगल करता रहा और सोचता था मैं कल अच्छे से खाऊंगा। मैंने फ्यूचर के बारे में कभी अच्छे से सोचा भी नहीं था। मेरा जो लालच था वो बस कल भर था कि अगर मैं कल जिंदा रह गया तो बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। लेकिन तब भी उस समय कुछ ना कुछ सुंदर था, मैं जीना चाहता था, मैं ब्रायन के साथ रहना चाहता था। एमसी बहुत देर से जवाब नहीं दे रहा होता है, इस कारण फ्रिट्ज उस पर रिमोट फेंक के मारता है और कहता है तुम अपने ख्यालों में ही खो गए थे। एमसी अपने सर को पकड़ता है और कहता है फ्रिट्ज मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तब क्या होगा जब तुम्हें आउट नंबर कर दिया जाएगा। यहाँ में बहुत से लोग आ सकते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। फ्रिट्ज उस बात को सुनता है और कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं अकेला ही तुम्हारी मदद करूंगा? एमसी कहता है क्या? उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी हम देखते हैं कि फ्रिट्ज ने अपने लोकेशन को एक ग्रुप में भेज दिया होता है। फ्रिट्ज सोफे पे लेटा है और कहता है मुझे नहीं पता वो 4 लोग क्या डिसाइड करेंगे, क्या वो 18 साल पहले वाला प्रॉमिस को निभाएंगे और तुम्हें बचाएंगे, या वह तुम्हें मरने के लिए छोड़ देंगे। शायद उन लोगों ने भी मोलिना फैमिली को ज्वाइन कर लिया है। एमसी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है क्या चॉइस, तुम्हारे से मतलब क्या है? क्या जो लोग आ रहे हैं वो मेरे दोस्त नहीं है? फ्रिट्ज निराश होता है और कहता है जो इजाबेला है वो 6 फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज थी, मेरी फैमिली को छोड़कर बाकी की 5 फैमिली जिनका नाम है वुड फैमिली, नील फैमिली, रोचा फैमिली, सचवर्ड फैमिली और अरिलानो फैमिली। इजाबेला सोचती थी जो रिंग है वो इंसानों के दिल का जो बुरी भावना है उसे ले आती है। वो ऐसी दुनिया चाहते थे जहाँ पे जो पावरफुल लोग हैं और कमजोर लोग हैं वो एक साथ रहे। लेकिन जैसे ही इस बात को मीटिंग हॉल में कहा गया वैसे ही सभी लोग भड़क गए। वो कहने लगे क्या हम लोग दीवार तोड़ेंगे? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। दूसरा आदमी कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो नीच इंसान हम लोग के साथ रहेंगे? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, ये एकदम बकवास है। तभी इसाबेला के पीछे जो इंसान होता है वो कहता है हम लोग यहाँ पे एक डिस्कशन करने आए हैं, हम लोग कोई सीन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, समझ गए? तभी जो मीटिंग में मोलिना फैमिली का आदमी बैठा होता है वो कहता है इसाबेला यहाँ पे सीन कौन क्रिएट कर रहा है? बाद में जो मोलिना फैमिली थी उन्होंने बहुत सारे फैमिली को मिलकर एक वॉर को स्टार्ट कर दिया। इसाबेला को इस वॉर के बारे में पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि इसाबेला अपने बच्चे के साथ है और वहाँ पे बाकी की 6 फैमिलीज भी है। उन्होंने मेरे फादर को और सभी सिबलिंग्स को बुलाया। वो पहली बार था जब उन्होंने तुम्हें देखा। उसके बाद इसाबेला कहती है कि मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, मैं जानती हूँ ये बहुत ज्यादा ही सेल्फिश और खतरनाक है, लेकिन तभी भी मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम लोग अपना पर्पस मत भूलना। अगर हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो जो पावर्स है वो सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। आज से 18 साल बाद पावर जो है वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगा। सभी लोग कमजोर लोगों को ऑपरेस करने लगेंगे और डराने लगेंगे। ये जो दुनिया है वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। हमारा जो फ्यूचर होने वाला है वो एकदम बदतर होने वाला है। ये जो वॉल हम दोनों को डिवाइड करके रखी हुई है और जो 2 अलग दुनिया बनाई हुई है वो एकदम खराब हो जाएगी और यही होगा पावर का कॉन्सिक्वेंस। सभी लोगों को पछताना होगा। तो अब से चॉइस तुम्हारी है, मुझे बस तुम्हारे डिसेंडेंट की जरूरत है। तुम्हारे जितने भी डिसेंडेंट है वो मेरे बच्चे को बचा ले जब तक फ्यूचर में अगला वॉर स्टार्ट नहीं होता है। ये अभी तो सोया हुआ है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ जब ये जगेगा तब ये पूरी दुनिया को ऑर्डर में ले आएगा, प्लीज। और फर्स्ट वॉर के फेलियर के बाद जितने भी पीपल थे सुपर लेवल के उन्होंने बहुत ज्यादा ही कंट्रोल लगा दिया रिंग पे। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा ही कंट्रोल हो गया था। जो भी बंदा जन्म लेता है उन सबको पहले रिंग का पावर टेस्ट कराया जाता है। वहाँ पे जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो सबको बुली किए जा रहे होते हैं। जो बात इसाबेला ने कहा था वही हुआ। इसाबेला को मोलिना फैमिली ने ले लिया और कहीं पे कैद कर दिया। हम देखते हैं एक सीन को जहाँ पे एक बहुत बड़ी पेंटिंग होती है इसाबेला की। एक आदमी पूछता है हम लोग इस पुराने फोटो का क्या करेंगे? दूसरा बंदा बताता है कि इसे जला दो, जो भी चीज इसाबेला से रिलेटेड है उन सब चीजों को जला दो,
मुझे कुछ भी नहीं देखना है। उसके बाद हेवनली सिटी में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। जो बड़ी 8 फैमिली है उन सबका जो रैंकिंग है वो पूरी तरह से बदल गया। मोलिना फैमिली ने सभी फैमिली को एकदम अलग कर दिया जो इजाबेला को सपोर्ट करती थी और हम लोग पर नजर रखना स्टार्ट कर दी। इसी कारण 18 साल से हम लोग बस नाटक करते रहे कि हम लोग इजाबेला से रिलेटेड नहीं है। साथ ही साथ जब भी हम लोग मीटिंग करते थे तो वो मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क के लिए हुआ करती थी। हम लोग ग्रुप में चैट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि जो मोलिना फैमिली है वो हम लोग को ट्रैक कर रही होती है। हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उन सबको पता चल जाएगा कि हम लोग इजाबेला से रिलेटेड है। तभी फ्रिट्ज फोन की ओर देखता है और सोचता है अब 18 साल हो चुके हैं, क्या उन सबको याद होगा? कितने लोग को प्रॉमिस याद होगा? मुझे ये भी याद नहीं है। और सोचने लगता है मैं उन सबका अकेले ध्यान रख लूंगा, यहाँ पे कितने भी बंदे क्यों ना आ जाए, मैं बहुत ज्यादा ही पावरफुल हूँ। एमजे सोचता है मैं कभी भी तुम्हें नीचे नहीं देखूंगा, तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो। फ्रिट्ज कहता है हाँ ये बात सही है, और जैसा कि गॉड ने कहा था उनका जो बच्चा होने वाला है वो पूरी दुनिया को बदल देगा। मुझे लग रहा है मैं उनकी बातों को विश्वास करूंगा, लेकिन अगर तुम एक नॉर्मल बच्चे हुए तो मैं बहुत ज्यादा ही निराश होऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे आने का थोड़ा भी रिग्रेट नहीं है, ये बहुत ज्यादा ही अच्छा डिसीजन था। उसे उन सब बातों को सिर झुका के सुन रहा होता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत ज्यादा ही भूखे हो गए, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। और वो किचन का दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही दरवाजे को बंद करता है वैसे ही वो नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है मुझे पहले अपने आप को रोकना होगा, मेरी जो बॉडी है वो कांप रही है। और वो सभी शब्दों को याद करने लगता है जो फ्रिट्ज ने बोले थे। वो शब्द उसके मदर के द्वारा कहा गया था, मुझे विश्वास है जब ये जगेगा तभी पूरी दुनिया को एक साथ ले आएगा एकदम ऑर्डर में। एमसी उन सभी बातों को याद कराता है जो कि बचपन में उसके साथ घटा हुआ था। वो बारिश में एक कवर्ड को ऊपर रखता था जिससे उसे बारिश ना हो, और एक सीन में उसके जो ऑर्गन होता है उसे लिया जा रहा होता है। वो डरते हुए उठता है और वहां से भाग जाता है। फिर एक सीन में जहाँ पे जो कमजोर लोग थे उन्हें कचरे की तरह ट्रीट किया जा रहा था, ये अभी का ही सीन था। वो कहता है मॉम मैं वो इंसान नहीं बना जिसके बारे में आप सोच रहे थे, मैं अपने आप को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मुझे ताकतवर बनना होगा। मुझे नहीं पता है ये जो पावर है वो मेरे पास है या नहीं, लेकिन मेरे पास अपने आप को सॉरी फील कराने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से ताकतवर बनना होगा। मैं अपने सभी ताकत को एक साथ इकट्ठा करूंगा। तभी उसे कुछ महसूस होता है, ऐसा लग रहा होता है जो नीचे का जमीन है वो कांप रहा है। एमसी ये देख के डर गया होता है और वो वहां से हट जाता है। जैसे वो वहां से हटा हम देखते कि वहां पे एक फायर अटैक हुआ था, वो भी नीचे से। एमसी उस फायर अटैक की ओर देख रहा होता है और कहता है फायर। फिर हम लोग फ्रिट्ज को देखते हैं जो कहता है साइना स्कॉचवर्ड तुम यहाँ पे आ गई, क्या तुम अभी दुश्मन हो या दोस्त? फिर हम लोग उसी रूम में आते हैं जहाँ पे एमसी पे बार बार अटैक किए जा रहे थे। तो एमसी उन सभी अटैक से डच कर रहा होता है और सोचता है कि जो फ्लेम है वो मेरे पास आ रही है। उस बंदे को कैसे पता मैं कहाँ पे हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो अटैकर है वो मेरे लोकेशन को जानता है लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या ये जो फ्लेम है वो मेरे सेंट को महसूस कर पा रही है? और वो कहीं पे जाके छिप जाता है और वो देखने लगता है उसी फ्लेम को। वो देख पाता है जो फ्लेम है वो दो भागों में बढ़ जाती है। वो चौंकता है और कहता है ये बढ़ सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। और वो दोनों फ्लेम एमसी के पास आके फट जाता है। वो कहता है मुझे कैसे भी इसे रोक के रखना होगा जब तक फ्रिट्ज यहाँ पे नहीं आ जाता है। नहीं, मैं हमेशा ही उस पर रिलाई नहीं रख सकता हूँ, मैं बचपन से ही भागता आया हूँ। क्या मुझे हमेशा ही दूसरों पर भरोसा करना चाहिए? ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है, मैं अपने ताकत से ही यहाँ से बचूंगा। और वहां से भागना स्टार्ट करता है। वो कहता है मैं हमेशा से ही भागता आया हूँ लेकिन इस बार अलग होने वाला है। और वो एक जगह पे रुका है। जितने भी फायर अटैक थे वो सब एमसी के पास आ रहे होते हैं। एमसी उसे देखता है और कहता है ये जो फ्लेम है वो मेरा ही पीछा कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये मेरे सेंट को फील कर सकता है। जब तक मैं अपने सेंट को रोक सकता हूँ मैं पता लगा सकता हूँ ये जो अटैक है वो कौन कर रहा है, इसके पीछे कौन सा बंदा है। और वो अपने सेंट को रोक लेता है। वो कहता है ठीक है अब आ जाओ। जितने भी फायर अटैक है वो सब एमसी के पास आते हैं और ब्लास्ट कर जाते हैं। एमसी कहता है ब्रायंट तुम सही थे, मैं भाग कर कोई फाइट को नहीं जीत सकता हूँ, मुझे एक जगह रुक के सोचना पड़ेगा। और वहां पे देखते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है तो ये सीन खत्म हो चुका है। तो ये पीछे मुड़ती है और चौंक जाती है। हम देख पाते हैं पीछे एमसी आ गया होता है और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया। उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है। एमसी वहां पे आने के बाद सोचता है मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है, यहाँ पे आने के बाद क्या करना था। वो लड़की एमसी के पास आती है। एमसी बहुत ज्यादा ही डरा होता है तभी वो लड़की हंसती है और कहती है तुम क्वालिफाई हो गए हो। एमसी को समझ में नहीं आता है। फिर हम लोग फ्रिट्ज को देखते हैं जो कि हंसता है। एमसी कंफ्यूज चेहरे से उसे देख रहा होता है और सोचता है क्वालिफाई इसका मतलब क्या है? मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं यहीं पे गिरने वाला हूँ, लेकिन मैं इसके सामने नहीं गिर सकता हूँ। मैंने मुश्किल से इसकी नजरों में अपना पहचान बनाया है, मैं अपने पहचान को गिरा नहीं सकता हूँ। तभी उसके पीछे फ्रिट्ज आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। एमसी से कहता है धन्यवाद। तभी फ्रिट्ज उसे पीछे मार के बेहोश कर देता है और सेरेना से कहता है हमें बात करनी चाहिए। सेरेना कहती है ठीक है। फिर फ्रिट्ज एमसी को सोहे सुला देता है। सेरेना कहती है ठीक है अब मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। जो इजाबेला का बेटा है उसे एकदम खराब एबिलिटी मिली हुई है उससे, हम लोग का जो फ्यूचर है वो एकदम प्रॉमिसिंग है, तो ठीक है मैं अब घर जा रही हूँ। फ्रिट्ज उसके बातों को सुनता है और सोचा होता है ये कितनी ज्यादा मीन है यार। और कहता है मुझे ऐसा नहीं लगा है, जब तुमने इस पे छिप के अटैक किया था तब इसने बहुत ज्यादा अच्छे से लिया किया। उसने अपने सेंट को रोक लिया और जो फ्लेम है उसे अपने आप आने दिया। जैसे ही फ्लेम उसके पास आया वो एक भाई तुम्हारे लोकेशन में पहुंच गया था।
अगर कोई और इंसान होता तो ये ऐसा कभी भी नहीं कर पाता था। इसने एकदम अच्छा डिसीजन लिया। सेरेना कहती है कि क्योंकि मैं इसमें हल्की जा रही थी, अगर मैं अच्छे से अटैक करती तो ये बंदा बच भी नहीं पाता था। तुमने इसे बहुत ज्यादा ही हाई एवेल्युएट कर लिया है, ऐसा लग रहा है मैं कुछ तो मिस कर रही हूँ। जो फ्रिट्ज होता है वो एमसी के उसी पल को याद कर रहा होता है जब वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था, और मुस्कुराते हुए कहता है हाँ कुछ इंटरेस्टिंग तो है। सेरेना पूछते है क्या, वो उसकी बातों का जवाब नहीं देता है और कहता है हम लोग 16 साल से नहीं मिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रही थी। सेरेना कहती है हाँ अभी हम दोनों ही यहीं पे है। तभी वो हंसती है और कहती है अपने चेहरे पे देखो, तुम्हारे चेहरे पे एक दाग है, तुम मुझे जज करना डिजर्व भी नहीं करते हो। फिर इस बात को सुनता है और कुछ जवाब भी नहीं दे पाता है। तभी सेरेना कहती है अभी और भी ज्यादा रोशनी होने वाली है, हम लोग का जो अगला विजिटर होगा वो हम लोग का दोस्त होगा या दुश्मन होगा, मुझे कोई पोलाइट इंसान चाहिए। तभी सेरेना बोलती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। फिर हम लोग एक बर्ड को देखते हैं, हमें दिखाया जाता है हेवनली सिटी को, जहाँ पर डिस्कशन होने वाला था 8 ग्रेट फैमिलीज का। दो बंदे बाहर की ओर देख रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा बोलता है तो इतने लंबे समय के बाद वो सब आ ही गए, यहाँ पे इतने सालों से एक बार भी मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन आज होने वाला है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है इस शहर में। दूसरा बंदा बोलता है मैं तो उस समय को याद कर रहा हूँ जब इजाबेला यहाँ के लीडर हुआ करती थी, जितने भी लोग यहाँ पे आया करते थे वो अपने फैमिली के ग्रेटेस्ट लोग थे, और अभी के लोग को देखो ये सब मॉन्स्टर है जो कि 8 परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा बंदा बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जो घोस्ट है वो सब पावर्स है और दीवारों के भी कान होते हैं, वो सब इन बातों को सुन भी सकते हैं, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। मैं सभी को बता दूं जो घोस्ट है वो असाइन किया गया था 8 बड़ी फैमिली के द्वारा, उन्हें देखना रहता है इजाबेला के बेटे को, और उन्होंने ढूंढ लिया तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अभी तक वो सब ढूंढ नहीं पाए हैं। और जो दूसरा काम है घोस्ट का वो है जो भी डिस्ट्रक्शन पावर्स ने मचाई है उन्हें ठीक करना। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पे पट्टी लगी होती है, वो कहता है कि मैं उन सबको मारना चाहता हूँ जो भी मेरे पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, तुम भी यही सोच रही हो ना, है ना। उसके बगल में जो लड़की होती है वो कहती है क्या मैंने तुम्हें पहले कहा है अगर तुम मेरे माइंड में देखने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होती है। तो दूसरा बंदा बोलता है ठीक है हम लोग का बिजनेस प्लान चाहिए। वो आदमी एमसी का फोटो दिखाता है, सभी लोग एमसी के फोटो को देखते हैं और फिर वो फ्रिट्ज होपर की फोटो दिखाता है। वो कहता है फ्रिट्ज होपर, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसे जानते होंगे, जब रिंग का टेस्ट हुआ था तब उस समय बहुत ज्यादा भगदड़ मच गया था। फ्रिट्ज इकलौता बंदा था जो कि डिवाइन पावर को होल्ड करता है, मैं इसका अपोनेंट नहीं बनना चाहता हूँ। तभी एक लड़की कहती है ठीक है तो कुछ हाइब्रिड को इसके पीछे भेज दो, और हम लोग इसे क्यों अभी तक रखे हुए हैं। दूसरा बंदा बोलता है ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है, मैं चाइल्ड ऑफ गॉड को खाना चाहती हूँ। एक बंदा बताता है कि फ्रेंड्स से हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो भी उसकी मदद करने चली गई है, और वो से मतलब सिरेना से है। वो सब फुटेज को देख रहे होते हैं जहाँ पे सिरेना मदद करने जा रही होती है। सभी लोग इस बात को सुन के बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। एक आदमी कहता है जल्दी से कुछ लोगों को भेजो जो कि मून को जिंदा पकड़ के लाएंगे, और जहां तक रही उसकी बात तो वो लोग उसे खत्म कर देंगे। इस बात को सुन के जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है लेकिन बाकी के 3 फैमिलीज का क्या हुआ, उन्होंने अभी तक कोई भी चाल नहीं चली है। पहला है कैट रोचा, वो एक वेपन स्मिथ है जो कि 10 सालों से गायब है, उसके कोई बच्चे भी नहीं हुए हैं, हम लोग को उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है वुड फैमिली, उसका जो डिसेंडेंट है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है जिसका नाम है गेल, लेकिन वो बहुत सालों से बीमार चल रहा है और वो अब फाइट भी नहीं कर सकता है। और आखिरी बचा हुआ है ए फ्रेंड नील, उसकी जो फैमिली है उसे टेंपल में भेजे है ट्रेनिंग करने के लिए, और शायद उस वॉर के बाद उन्होंने अपना बेटा मारने से भी मना कर दिया है। मुझे लग रहा है हम लोग को इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। तभी एक आदमी बोलता है ठीक है सभी को बता दो, अगर वो लोग इजाबेला से थोड़ा भी रिलेटेड हुए तो हम लोग उन्हें मार देंगे, अगर उन्हें अपनी जिंदगी की कदर है तो वो लोग इजाबेला की लाइफ से एकदम हट जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इजाबेला के किड से, ये सभी को बता देना। सभी लोग बोलते हैं ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। फिर हम लोग अरिलानो को देखते हैं जो कि एक बर्ड को देखती है, वो बर्ड वहां से उड़ते हुए जा रही होती है, वो उड़ते हुए एक टेंपल के पास जाती है और नील के कंधे पे बैठ जाती है। नील के कंधे पे बैठ के वो बर्ड बोलना स्टार्ट कर देती है जो कि बर्ड का लैंग्वेज होता है जो कि सिर्फ नील को समझ में आएगा। नील उसकी बातों को सुनता है और कहता है ओ ऐसी बात है, जो फ्रिट्ज है वो मून से मिल चुका है और सेरेना भी उसे मिलने के लिए निकल चुकी है। नील उस बर्ड को अपने उंगली पे रखता है और कहता है ठीक है अब मैं अकेले ही इस सब चीज को हैंडल कर सकता हूँ, तुम अभी यहाँ से जा सकती हो। और नील अपने वेपन को लेकर वहां से निकल रहा होता है। जैसे ही वो वहां से निकल जाता है हम देखते हैं उसके पीछे एक घोस्ट होता है जो कि पानी से निकलता है। फिर हमें रोचा रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है, उसका जो घर होता है वो पूरी तरह से सन्नाटे से भरा होता है, वहाँ पे कोई नहीं होता है। तभी वहाँ पे एक घोस्ट आता है और वो चारों देखना स्टार्ट करता है। फिर हम लोग रोचा रेसिडेंस के हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे जो गेल होता है वो पेशेंट होता है, एक घोस्ट उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, वो अपने उड़ के टेंटिकल्स को बाहर निकाल लेता है और बहुत ज्यादा ही पास ले आता है गेल के। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एमसी का जो अपार्टमेंट है उसके बाहर से बहुत ज्यादा ही आवाज आती है, बाहर से आवाज आ रही होती है जल्दी से बाहर निकलो ये तुम्हारा घर नहीं है। फ्रिट्ज और सेरेना उसी की ओर देख रहे होते हैं और इस आवाज से जो एमसी है उसका नींद भी टूट जाता है। वो घबराते हुए पूछता है फ्रिट्ज क्या कुछ दुश्मन आ गया है। फ्रिट्ज कहता है इससे भी बुरा हाल है, तुम्हें बाहर देखना चाहिए।
फ्रिट्ज बाहर देखते हुए सोच रहा होता है, ये जो एक्साइल लैंड के लोग हैं वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते हैं। इन्हें क्या लगता है अगर ये कुछ ज्यादा लोग को ले आएंगे तो ये ताकतवर हो गए और ये जमीन मैं उन्हें दे दूंगा। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। हम नीचे देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग होते हैं और उनमें से एक बंदे के पास माइक भी होता है। वो बंदा बोलता है ऊपर जो भी है हमें बस बात करनी है, समझ गए। एमसी नीचे की ओर देखा है और वो बहुत ज्यादा चौंका होता है। वो सोच रहा होता है नील यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी फ्रिट्ज से एमसी को पीछे की ओर घसीटता है और कहता है बात, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नील कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे पिंक बाल वाले बंदे से बात करनी है जिसे तुमने अभी अभी घसीटा है, समझ गया। ये कन्वर्सेशन सिर्फ ब्लैक रिंग वाले बंदों के बीच में होगी। हम एमसी को देखते हैं जो कि कंफ्यूज दिख रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है नील उससे क्या बात करना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्रिट्ज को और सेरेना को। वो एक रूम के बाहर होते हैं। सेरेना पूछती है तुम अपने निराशा को छिपा नहीं सकते हो, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रही है। फ्रिट्ज कहता है क्या तुम देख सकती हो। सेरेना कहती है हाँ। तभी फ्रिट्ज हंसता है और पागलों की तरह बोलता है मैं तो उसे बहुत ज्यादा ही मारना चाहता था, मैं बस उम्मीद कर रहा था कि मेरे सामने कोई दुश्मन आ जाए, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मैं अपने पावर का यूज करते हुए उसे दिखाता रहा इस धरती पे रियल गॉड कौन है। सेरेना उसे देखती है और सोचती है इससे अब कौन शांत करेगा, ये एकदम पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है। फिर हम लोग एमसी और नील के बीच के कन्वर्सेशन को सुनते हैं। नील कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग इतनी जल्दी मिल जाएंगे, मुझे पहले से पता था वो जो जमीन पे कब्जा किया गया है वो तुमने ही किया होगा। उन सब ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वहाँ पे एक 100 पावर यूज करने वाला बंदा आया था, तो मैंने गेस किया वो तुम ही होगे। एमसी कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी जमीन को लेना नहीं चाहता था। नील कहता है नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस जमीन को वापस लेने नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुमसे बात करना चाहता था। वो जो सुपर पावर है वो तुम्हें क्यों चाहते हैं। एमसी कहता है अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तभी भी तुम उस पर विश्वास नहीं करोगे। नील कंफ्यूज होता है, उसे समझ में नहीं आता है एमसी क्या बोलेगा जो उसे समझ में नहीं आएगा। फिर हम लोग उस बिल्डिंग के नीचे का सीन देखते हैं। नील जितने लोगों को लाया होता है वो सब बात कर रहे होते हैं। उनसे एक बंदा बोलता है बॉस कितने देर तक बात करेंगे, मुझे बहुत ज्यादा ही भूख लगी है। दूसरा बंदा बोलता है क्या तुम खाने के अलावा कुछ सोच नहीं सकते हो, यहाँ पे हम लोग कंप्लेन करने के लिए नहीं आए हैं, तो अपने मुंह को बंद रखो। फिर हम लोग दोबारा से नील और एमसी के कन्वर्सेशन पे आते हैं। नील कहता है अगर कम शब्दों में कहूँ तो तुम ईसाबेला के बेटे हो और हेवनली सिटी में जितने भी पावर्स है वो तुम्हारे दुश्मन होने वाले हैं, और जो 2 लोग बाहर खड़े हुए हैं वो तो तुम्हारा दोस्त है। एमसी कहता है हाँ सर, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं आप मेरे मदर के बारे में कैसे जानते हैं, मैं तो उनका नाम मेंशन ही नहीं किया। नील उसके बातों को सुनकर कहता है क्या तुम्हारा ये पहली बार था जब तुम कंपटीशन के लिए एक्साइल लैंड से बाहर आए हो। वो आगे कहता है कि जितने भी लोग उस एरिया में रहते हैं उन सबको इसके बारे में पता है, हालांकि कुछ सालों से उनका नाम लेना एकदम बैन हो चुका है, इस कारण कोई भी उनका नाम नहीं लेता है। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था कि हम लोग पहले ही बार मिले और तुमने मुझे ये सब बता दिया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है मैं तुम्हारे दुश्मनों को बता दूंगा तुम कहाँ पे हो, जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा ऐसा हो भी सकता है, तुम्हें डरना चाहिए। एमसी मुस्कुराता है और कहता है आप ऐसा नहीं करने वाले हो क्योंकि मुझे अपने गट्स पे बहुत ज्यादा भरोसा है, आप एक बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन है। मैं दिखने से लूजर लग सकता हूँ लेकिन ऐसा है नहीं, मेरे गट्स हमेशा ही सही होते हैं। नील मुस्कुराता है और कहता है सही में। सोचने लगा है बस 2 ही दिन हुए हैं, इसकी जो आंखें हैं वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है।